U23 हिंदी अध्याय 221 लुओ हवेली _1। शिष्य मोहुआ से 5-6 साल बड़ा था, दिखने में बहुत ही आकर्षक और व्यवहार में भी बहुत विनम्र था। वह जल्दी से उसके पास गया, मोहुआ को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर उसे अंदर बुलाया। शिष्य का पीछा करते हुए मोहुआ भीड़ के बीच से लुओ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, गुरु लुओ स्वयं उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। मोहुआ ने सलाम किया और कहा, मास्टर लुओ, नया साल मुबारक हो। मास्टर लुओ ने खुद सलामी का जवाब दिया। उनका चेहरा खिल उठा और उन्होंने कहा, नया साल मुबारक हो युवा दोस्त, कृपया अंदर आइए। बोलने के बाद वह अंदर चले गए और मोहुआ को अंदर ले गए। बाहर का शोर अचानक शांत हो गया और किसानों का एक समूह एक दूसरे को देखकर आंखें झपकाने लगा। क्या वह मास्टर लुओ अभी थे? लगता है। वह एक बच्चे के प्रति इतना विनम्र क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं, कहते हैं कि वह बच्चा पहली कक्षा का फॉर्मेशन मास्टर भी है। ये सब बकवास है। उसकी उम्र क्या है? एक फर्स्ट ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर। तुम किसी को गाली क्यों दे रहे हो? अगर कोई बकवास कर रहा है तो मैं गाली क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल, उस बच्चे की हैसियत शायद साधारण नहीं है। वह किसी बड़े कुल की नाजायज औलाद भी हो सकता है। क्या बकवास है? उसने जो कपड़े पहने हैं वो तो साफ तौर पर एक आम लुटेरा किसान है। भीड़ में शोरगुल के साथ बहस चल रही थी और बहस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मास्टर लुओ के शिष्य चिल्लाए, सब लोग चुप हो जाओ। तभी किसानों के समूह ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ समय के लिए अपने प्रश्नों को अपने तक ही सीमित रखा। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। मोहुआ ने मास्टर लुओ के निवास में प्रवेश किया और पाया कि अंदर पहले से ही काफी लोग थे, उनमें से कई फॉर्मेशन मास्टर्स थे। इन फॉर्मेशन मास्टर्स ने मोहुआ का सौहार्दपूर्ण ढंग से स्वागत किया और भले ही कुछ लोग पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट करने का साहस नहीं किया। भीड़ में एक फॉर्मेशन मास्टर भी था जो चांदी सफेद ताओवादी वस्त्र पहने हुए था। मास्टर लुओ ने उनका परिचय कराया, यह मास्टर कियान है। मोहुआ ने पहले ही इतना अनुमान लगा लिया था, लेकिन यद्यपि मास्टर कियान परिवार से थे, उनका उनसे कोई सीधा टकराव नहीं था, और चूंकि वह उपहार लेकर आए थे, मोहुआ ने इसे दिल पर नहीं लिया। नमस्ते मास्टर कियान। मोहुआ ने फिर भी विनम्रता से उनका अभिवादन किया। मास्टर कियान स्पष्ट रूप से रुक गए, काफी हैरान से, मानो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मोहुआ उन्हें पहले नमस्कार करेगी। एक क्षण बाद उन्होंने भी अभिवादन का उत्तर दिया, मोह। मास्टर कियान थोड़ा हिचकिचाए, उन्हें यह थोड़ा मुश्किल लगा। तार्किक रूप से चूंकि मोहुआ में प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की ताकत थी, इसलिए उन्हें मास्टर मोह के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें मास्टर कहना अनुचित लगा। उन्हें मास्टर कहकर संबोधित न करना अपमानजनक लगता था। आखिरकार मास्टर लुओ के अनुसार मोहुआ की संरचनाओं में विशेषज्ञता उनसे भी अधिक थी। बस मुझे मोहुआ कहकर बुलाओ, मोहुआ ने कहा। वह इन उपाधियों के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। मास्टर कियान ने बहुत देर तक हिचकिचाहट के बाद अंततः बहुत सोचने के बाद उसे लिटिल जेंटलमैन मोह कहा। यह सम्मानपूर्ण था तथा मोहुआ को बहुत अधिक बूढ़ा नहीं बना रहा था। मोहुआ ने सिर हिलाया, उसे लगा कि यह काफी उपयुक्त है। मास्टर कियान ने राहत की सांस ली। मास्टर लुओ ने उसे बताया था कि मोहुआ का स्वभाव क्षमाशील है और वह किसी से द्वेष नहीं रखता। उसे कुछ संदेह तो थे, लेकिन मोहुआ से मिलकर आखिरकार उसका मन शांत हो गया। वह दयालु और विनम्र थे, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वह मंद बसंत ऋतु की हवा हो। यद्यपि वह युवा थे, फिर भी उनमें एक महान निर्माण मास्टर जैसा आचरण था। इसके बाद माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। मास्टर लुओ ने सभी को कुछ संरचनाओं की सराहना करने के लिए आमंत्रित किया। कुछ अस्पष्ट संरचनाएं थीं, कुछ प्राचीन अवशेष थे और अन्य छोटे फलों के गुठलियों पर उकेरी गई संरचनाओं वाली उत्कृष्ट कलाकृतियां थीं। मोहुआ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्रदर्शन पर मौजूद फॉर्मेशन को दुर्लभ नहीं माना गया था, लेकिन फॉर्मेशन मीडिया पर इसका अनुप्रयोग निश्चित रूप से सरल था और ऐसा कुछ था जिसके बारे में मोहुआ ने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद मास्टर कियान ने अपनी पसंदीदा चाय सबके लिए एक साथ चखने के लिए निकाली। चाय की पत्तियां ताजी और कोमल हरी से लेकर ड्रैगन की तरह कुंडलित, कुछ घोंघे की तरह लिपटी हुई और कुछ पत्तियों की तरह सपाट थीं। चाय का सूप ताज़ा और कोमल से लेकर मधुर और भरपूर स्वाद वाला था, कुछ मीठा और कड़वा था तो कुछ कुरकुरा और साफ था।
यद्यपि मो हुआ यह नहीं समझ पाया कि इसमें क्या अच्छा है, फिर भी उसे इसका स्वाद काफी अच्छा लगा। इसके बाद बातचीत फॉर्मेशन के बारे में आदान प्रदान पर आ गई। मास्टर लुओ ने कुछ अंतर्दृष्टियां प्रस्तुत की जिससे सभी को चर्चा करने और उनकी सत्यता को समझने के लिए प्रेरित किया गया। चर्चा जीवंत थी, लेकिन किसी ने मो हुआ से बात नहीं की। पहली बात तो ये कि वे परिचित नहीं थे, और दूसरी बात ये कि कहा जाता था कि मो हुआ भी एक उच्च कोटि का फॉर्मेशन मास्टर था। उनमें से कई तो केवल 7 या 8 फॉर्मेशन पैटर्न ही जुटा पाते थे, जो किसी उच्च कोटि के फॉर्मेशन मास्टर की महारत से कोसों दूर था। अपनी जगह जानते हुए वे मो हुआ से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। फॉर्मेशन मास्टर्स ने अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद मास्टर लुओ ने सिर हिलाया और मो हुआ से उसकी राय पूछी। मो हुआ ने कुछ संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ उत्तर दिया, मुख्यतः फॉर्मेशन पिवोट्स और फॉर्मेशन पैटर्न से संबंधित मुद्दे जिनसे मो हुआ बहुत परिचित था। और चूंकि वह प्रथम श्रेणी के कंपाउंड फॉर्मेशन के फॉर्मेशन पिवोट्स को संभाल सकता था, इसलिए सामान्य फॉर्मेशन के पिवोट्स उसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई चुनौती नहीं थे। ये सुनकर मो हुआ के प्रति लोगों के रवैये में सम्मान की कुछ और परतें जुड़ गईं। निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण गुरु, और केवल इतना ही नहीं, उनकी नींव गहरी है, प्रशिक्षण के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि व्यापक है, उनका व्यवहार न तो विनम्र है और न ही अभिमानी। उन्होंने प्रशिक्षण के मामलों में अपना ज्ञान खुलकर साझा किया। कई फॉर्मेशन मास्टर्स ने मन ही मन सोचा, और जो लोग पहले मो हुआ से कुछ हद तक प्रभावित नहीं थे, उन्होंने अब बहुत अधिक श्रद्धा दिखाई। मिठाई से मधुमेह नहीं होता, मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। बातचीत के बाद जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, मो हुआ जाने के लिए तैयार हो गया। मास्टर लुओ और मास्टर कियान ने मो हुआ को सामने के गेट तक पहुंचाया, जबकि अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स उन्हें विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। मास्टर लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके पास समय हो तो चाय पीने, बातचीत करने और फॉर्मेशन के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आपका स्वागत है। जरूर, अगली बार जरूर। सबको अलविदा। मो हुआ ने जाते हुए हाथ हिलाया। इसके बाद मो हुआ चला गया। उसके भंडारण बैग में मास्टर लुओ द्वारा उपहार स्वरूप दी गई निर्माण शास्त्र पुस्तकें और मास्टर कियान द्वारा दी गई चुनिंदा चाय की पत्तियां थीं। मास्टर कियान ने राहत की सांस लेने से पहले मो हुआ की छवि को सड़क पर गायब होते देखा। अब राहत मिली? मास्टर लुओ ने मनोरंजन के साथ पूछा। मास्टर कियान ने धन्यवाद में अपने हाथ झुकाए। मास्टर लुओ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मास्टर लुओ ने हंसते हुए कहा, तोंगशियान शहर में ज्यादा फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, और उनमें से भी कम ही प्रथम श्रेणी तक पहुंच पाते हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर कियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मो हुआ, जेंटलमैन लिटिल मो की फॉर्मेशन में विशेषज्ञता वाकई असाधारण है। जरूर उनका कोई वंश या किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन होगा। मास्टर लुओ ने खांसते हुए मास्टर कियान को आगे बोलने से रोक दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मास्टर लुओ ने कहा। क्या मास्टर लुओ यह नहीं जानना चाहते कि उनके पीछे कौन विशेषज्ञ है? मास्टर लुओ ने उत्तर दिया, ज्ञान के साथ क्या किया जा सकता है और इसके बिना क्या किया जा सकता है। वह मास्टर कियान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। विशेषज्ञ क्या होता है? मास्टर लुओ ने मास्टर कियान की ओर देखा और अपने ही प्रश्न का उत्तर दिया, जिसे हम छू नहीं सकते उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जब हम उन्हें छू नहीं सकते तो पूछने की क्या जरूरत है? साधना जगत के 9 लोकों में हम केवल चीज शोधन पर हैं, जो सबसे निचला स्तर है। हमसे ऊपर अनगिनत विशेषज्ञ हैं। अगर वे सचमुच विशेषज्ञ हैं तो वे हमारी समझ से परे हैं और निश्चित रूप से उकसाने लायक नहीं हैं। इस मामले में अज्ञानता ही सुख है। जल्दबाजी में पूछताछ करने से वे नाराज हो सकते हैं और हम पर विपत्ति आ सकती है। मास्टर कियान का दिल ठंडा पड़ गया। वह हमेशा से यह मानता था कि मास्टर लुओ सुचारू व्यवहार और अच्छे भाग्य के माध्यम से एक महान निर्माण मास्टर बनने में सक्षम थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने मास्टर लुओ को कम करके आंका था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इस तरह के दृष्टिकोण के साथ तोंगशियान शहर में फला फूला था। कियान ने बहुत कुछ सीखा है। मास्टर कियान ने सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हुए गंभीरता से कहा। लेकिन मास्टर लुओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये बातें मामूली हैं और जिक्र करने लायक नहीं है। असल में खास बात तो छोटे भाई कियान की चाय है। अभी तो समय है, क्यों न कुछ प्याले और पी लिए जाएं। मास्टर कियान ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर मुझे एक बार फिर आपकी दया स्वीकार करने में खुशी होगी। हुआ घर लौटा, अपने बैग से उपहार निकाले और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने माता पिता को सौंप दिया।
मो शान और लियू रुहुआ ने एक दूसरे को देखा, दोनों कुछ आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन जिन साधकों से मो हुआ परिचित था उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई थी, और उनमें से अधिकांश तोंगशियान शहर में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जैसे दरबारी नेता, पर्यवेक्षक, परिवार के मुखिया, बुजुर्ग, प्रशिक्षण गुरु और इसी तरह। नए साल पर इतने सारे उपहार प्राप्त करना। जब भी मो हुआ बाहर जाता था तो कुछ उपहार लेकर आता था, और जब वह बाहर नहीं जाता था तब भी लोग उसके घर उपहार पहुंचा देते थे। छोटे बड़े सभी उपहारों से घर लगभग पूरा भर गया। मो हुआ ने स्टोरेज बैग नीचे रखा, कुर्सी पर गिर पड़ा और एक वयस्क की तरह आह भरी, बहुत व्यस्त हूं। लियू रुहुआ ने ये सब देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तब मो हुआ ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। आज रात के खाने के लिए थोड़ी जगह बचाकर रखना। मैं तुम्हारे लिए ऑस्मेंथस केक लाती हूँ, बस थोड़ा सा खा लेना। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। लियू रुहुआ ने मो हुआ के लिए कुछ ऑस्मेंथस केक लाया और एक कप चाय डालते हुए पूछा, क्या दूसरों के सारे उपहार लौटा दिए गए हैं? क्या आपने उनका ठीक से शुक्रिया अदा किया है? मो हुआ ने एक पल सोचा, चुपचाप अपने मन में समीक्षा की और कहा, मैंने वो लौटा दिए हैं जिन्हें लौटाने की जरूरत थी, और बाकी के लिए शुक्रिया अदा किया है। अब मैं मन की शांति के साथ नया साल मना सकता हूँ। उसके बाद मो हुआ काफी निश्चिंत हो गया और उसे अब इधर उधर भागना नहीं पड़ा। वह घर पर ही रहा और नए साल का इंतजार करने लगा। मो हुआ अब भी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान में बैठती और साधना का अभ्यास करती, फिर कुछ समय रचनाएं बनाती, रचना पुस्तकें पढ़ती तथा रात में ताओवादी स्तंभ पर साधना का अभ्यास करती। अपने बाकी समय में मो हुआ अपने माता पिता के साथ रहता था। त्योहार के दिन परिवार ने खुशी खुशी अपना पुनर्मिलन भोज मनाया। लियू रुहुआ ने कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, और निश्चित रूप से मो हुआ ने बहुत अधिक खा लिया और फिर बूढ़े श्री फैंग द्वारा दी गई 2 पाचन गोलियां निकालते हुए आह भरी। दादाजी फैंग सचमुच दूरदर्शी हैं, मो हुआ ने मन ही मन सोचा। अगले दिन की शुरुआत नए साल की सैर से होती थी और फिर शाम को वे मेले में घूमते थे जो लालटेन महोत्सव तक चलता रहता था। हर रात पूरे तोंगशियान शहर में मेले का आनंद लिया जा सकता था। सामान्यतः यह मेला इतना लंबा नहीं चलता, लेकिन इस वर्ष यह विशेष था क्योंकि इसमें आध्यात्मिक खदानों की खोज, रिफाइनरी दुकानों और कीमियागरों के व्यवसायों की स्थापना के साथ साथ फुलू बिल्डिंग की भी स्थापना हुई। ढीले साधकों का जीवन बेहतर हो गया था और उनके पास अधिक आत्मिक पत्थर बच गए थे, इसलिए नए साल का जश्न थोड़ा लंबा खींच गया। उन्हें अब पहले की तरह नए साल के तुरंत बाद अपनी आजीविका के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। मो हुआ ने भी आराम करने का अवसर लिया, सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के टहलते रहे और एन शियाओफू को देखने के लिए फुलू बिल्डिंग जाने का समय निकाला। उत्सव के दौरान फुलू बिल्डिंग खचाखच भरी हुई थी तथा अनशियाओफू लगातार इधर उधर घूम रहा था। जब मो हुआ ने उसे देखा तो वह हॉल में बैठा था, एक चायदानी पकड़े हुए जोर जोर से चाय पी रहा था। थके होने के बावजूद वह अधिक उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह अभी भी काफी मोटा लग रहा था और उसका वजन ज्यादा कम नहीं हुआ था। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि व्यस्त होने के बावजूद भी वह खूब खाता था। फुलू बिल्डिंग से निकलने के बाद मो हुआ सड़क पर झांग लैन से टकरा गया। एक कबीले के सदस्य झांग लैन ने नए साल पर घर जाने के लिए छुट्टी नहीं ली। वह यहाँ कुछ लोगों को जानता था, लेकिन उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, सिर्फ मो हुआ से ही वह बात कर सकता था। इसलिए मो हुआ को देखकर झांग लैन बहुत खुश हुआ और उसने मो हुआ को अपने साथ सड़कों पर घुमाने ले गया। एक नजर डालो और देखो कि क्या कुछ स्वादिष्ट या मजेदार है, मैं तुम्हें दावत दूंगा, झांग लैन ने उदारता से कहा। धन्यवाद अंकल झांग, मो हुआ ने कहा, फिर कुछ उलझन के साथ कहा। चाचा झांग, अब आप इतने युवा नहीं रहे, क्या घर बसाने और परिवार शुरू करने के बजाय मेरे जैसे बच्चे के साथ खेलना अनुचित नहीं है? झांग लैन ने कहा, इसे बच्चे के दिल को बनाए रखना कहा जाता है। एक अविचलित बलसुलभ हृदय। झांग लैन ने मो हुआ के बालों को सहलाया, आप जो भी कहते हैं उसका अर्थ खो जाता है। मो हुआ ने कुछ अप्रसन्न होकर अपना सिर ढक लिया, इसे कहते हैं गुस्से में आकर परेशान हो जाना। ठीक है, मैं आपसे नहीं जीत सकती, झांग लैन ने असहाय होकर कहा, फिर आह भरी, घर बसाने और परिवार शुरू करने में क्या अच्छा है? मो हुआ की आंखें इधर उधर घूम गईं, जैसे वह सोच रही हो। फिर उसने पूछा, क्या आप वैवाहिक मामलों से बचने की कोशिश कर रही हैं? झांग लैन अचंभित रह गई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जियाओफो ने मुझे कबीले की विवाह व्यवस्थाओं के बारे में बताया।
वे आध्यात्मिक जड़ों के मेल पर जोर देते हैं। जबरदस्ती नहीं, ये सही नहीं है, बिना आपकी बात माने जबरदस्ती विवाह करवाना। मो हुआ ने झांग लैन की ओर देखा और कहा, तुम इतनी दूर भाग गए हो और वापस नहीं जाना चाहते। तुम कबीले द्वारा तय की गई उस शादी से बचने की कोशिश कर रहे होगे जो तुम्हें पसंद नहीं है और जिसके बाद तुम्हें उदासी और एकाकी जीवन जीना पड़ेगा। ये कहने के बाद मो हुआ ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि उसकी अटकलें पूरी तरह से उचित थीं। झांग लैन ने आह भरी, तुम कुछ हद तक सही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं बस उस कबीले में वापस नहीं जाना चाहती, नए साल के लिए भी नहीं। झांग लैन ने गंभीरता से कहा, मैं अब ताओवादी दरबार की पर्यवेक्षक हूं और तोंगशियान शहर की स्थिरता बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। त्योहार जैसे महत्वपूर्ण दिन पर मैं वापस कैसे जा सकती हूं? क्या ताओवादी दरबार व्यस्त नहीं है? वे तुम्हें इस तरह इधर उधर भटकने कैसे दे सकते हैं? झांग लैन ने नाराज होकर कहा, मैं ड्यूटी पर हूं, बेवजह इधर उधर नहीं भटक रही हूं। दरबारी नेता को पता है और वे कुछ नहीं कहेंगे। वास्तव में मो हुआ को संदेह था। बिल्कुल, मो हुआ ने ओह कहा, फिर झांग लैन की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है दरबारी नेता तुम्हें बुला रहे हैं। लगता है उन्हें पता ही नहीं कि तुम ड्यूटी पर हो। झांग लैन का शरीर तुरंत अकड़ गया जब उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि दरबारी नेता उसे एक मुस्कान के साथ संकेत दे रहे थे, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। न्यायालय के नेता द्वारा निरीक्षण ताओवादी न्यायालय की एक नियमित प्रक्रिया थी। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर दरबारी नेता से ये भी अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रभार संभाले और हर जगह निरीक्षण करे ताकि कृषकों को इकट्ठा होने और परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। झांग लैन, जो चुपचाप इधर उधर घूम रहा था, पकड़ा गया और जवाब में केवल एक कठोर मुस्कान ही दे सका। मो हुआ को थोड़ा सा दुख हुआ और वह वहां से खिसकने ही वाली थी कि झांग लैन ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। मेरे साथ आओ। मैं क्यों जाऊं? मैं ताओवादी दरबार से नहीं हूं। तुम मेरे साथ कोर्ट लीडर के निरीक्षण में साथ चलो। झांग लैन मो हुआ को भागने नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं जाऊंगा। तोंगशियान शहर के कई साधक इस अवसर को पाने का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें यह मिल नहीं पाता। इतनी कम उम्र में आपको दरबारी नेता के निरीक्षण में उनके साथ जाने पर बेहद सम्मानित महसूस करना चाहिए। फिर अपने आप को सम्मानित महसूस करो। ऐसा नहीं था कि वह दरबारी नेता को नहीं जानता था। उसने तो उसे त्योहार के लिए उपहार भी भेजे थे। ऐसे समय में खुद को बेवजह आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा निरीक्षण के लिए दरबारी नेता के साथ जाना नीरस और प्रतिबंधात्मक था। अकेले घूमने से कहीं भी आरामदेह नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मो हुआ वहां से निकल पाता, उसने देखा कि दरबारी नेता भी उसे इशारा कर रहे हैं। अब मो हुआ के पास झांग लैन के पीछे पीछे जाकर निराशा भरी सांस लेते हुए दरबारी नेता का अभिवादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरबारी नेता जो को भी ये निरीक्षण उबाऊ लगते थे, क्योंकि उनके समूह में अधिकांश लोग कुलों और संप्रदायों के बुजुर्ग थे जो बनावटी मुस्कुराहट के साथ झूठी बातें करते थे। नीरस और नीरस। इतने वर्षों के बाद दरबारी नेता जो को इसकी आदत हो गई थी, लेकिन फिर उसने झांग लैन और मो हुआ को दूर से आनंदपूर्वक घूमते हुए देखा। वे स्वतंत्र और उन्मुक्त थे और किसी बात पर उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। अचानक ही दरबारी नेता जो के हृदय में असंतोष की एक टीस सी उठी। इसलिए उन्होंने उन्हें इशारा किया और झांग लान तथा मो हुआ को बुलाया तथा अपने दौरे के दौरान उनका साथ चाहा। आनंद को साझा किया जा सकता है जैसे कि नीरसता को बांटा जा सकता है। युवा व्यक्ति झांग लैन और बालक मो हुआ के साथ निरीक्षण स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में अधिक रोचक या कम से कम नीरस हो गया। मो हुआ ने झांग लैन की ओर दुख भरी नजरों से देखा। अगर उसने उसे रोका न होता तो वह पहले ही भाग चुकी होती। झांग लैन ने मो हुआ को आंख मारी, मानो कह रही हो, अभी इसे सहन करो और मैं बाद में तुमसे माफी मांगूंगी। मो हुआ के पास निरीक्षण के लिए कोर्ट लीडर के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय समय पर दरबारी नेता जो मो हुआ से विभिन्न चीजों के बारे में पूछते रहते थे, जैसे कि कृषक रीति रिवाज, राक्षस जानवर की सामग्री, विभिन्न पेस्ट्री और स्नैक्स इत्यादि। मो हुआ ने बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। इस प्रकार मो हुआ को एक दिन के लिए झांग लैन और पुराने दरबार के नेता जो की कंपनी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिना किसी आश्चर्य या प्रसन्नता के सड़कों पर टहलना पड़ा। दरबारी नेता जो बहुत संतुष्ट था और मो हुआ केवल आंतरिक रूप से आहें भर सकता था। दिन बाद मो हुआ फिर से श्री जुआंग से मिलने गया और बूढ़े कुई के साथ शतरंज का खेल खेलने का अवसर लिया। जब वह चला गया तो वह दरवाजे पर बाय जिशिंग और बाय जिक्सी से टकरा गया।
नए साल की छुट्टियों के दौरान श्री जुआंग ने थोड़ी ढील दी और बाई भाई बहनों को भी छुट्टी दे दी। वे अब श्री जुआंग को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। मो हुआ को देखते ही बाई ज़िशिन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने पूछा, मो हुआ, क्या आप भी श्री जुआंग को सम्मान देने आए हैं? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। मैंने मिस्टर जुआंग से पहले ही मिल लिया है और अब मैं घर जा रहा हूँ। बाई ज़िशिन कुछ निराश दिखे, फिर जल्दी से पूछा, क्या मैं आपके घर घूमने आ सकता हूँ? जरूर, मो हुआ ने कुछ उलझन के साथ कहा, तुम अचानक मेरे घर क्यों आना चाहती हो? बिना किसी दिखावे के बाई ज़िशिन ने जवाब दिया, मैं वहां मांस खाने जाना चाहता हूँ। तुम्हें खाने के लिए मांस की कमी तो नहीं है ना? अगर राक्षस का मांस नहीं है तो आध्यात्मिक मांस तो है ही, है ना? बाई ज़िशिन ने बाएं और दाएं देखा और मो हुआ से फुसफुसाया, चाची जू का खाना बहुत ही घटिया है। बाई ज़िक्सी ने बाई ज़िशिन को हल्की सी नजर से देखा। मो हुआ कुछ हद तक हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया था। आंटी जू को मत बताना, ठीक है? वरना वो नाराज हो जाएंगी, बाई ज़िशिन ने कहा। चिंता मत करो, मो हुआ ने आश्वस्त किया और फिर पूछा, लेकिन क्या आंटी जू तुम्हें जाने देंगी? मैंने पहले ही एक बहाना सोच लिया है, बाई ज़िशिन ने गर्व से कहा। मैं कहूंगा कि हम आपकी और आंटी लियू की देखरेख में रहे हैं, इसलिए मैं अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप आंटी जू को मना सकें तो कोई बात नहीं। बाई ज़िशिन ने सिर हिलाया और कहा, तो सब तैयार है, मैं वापस आकर आंटी जू से बात करूंगा। क्या तुम्हारे मन में कोई खास व्यंजन है? मैं अपनी माँ से कह सकती हूँ कि वह तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार कर दे, मो हुआ ने कहा। मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है जब तक कि उसमें मांस हो। बाई ज़िशिन बिल्कुल भी नखरेबाज नहीं था। मो हुआ ने फिर बाई जिक्सी की ओर देखा। बाई जिक्सी ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, कुछ भी ठीक है। जब मो हुआ घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को इस यात्रा के बारे में बताया। लियू रुहुआ कुछ आश्चर्यचकित था। उसने मो हुआ से केवल इतना सुना था कि उसके भाई बहन श्री जुआंग के यहाँ उसके साथ पढ़ते हैं और वे एक कुलीन कुल से हैं, असाधारण रूप और उत्कृष्ट आचरण वाले हैं, लेकिन वह उनसे कभी नहीं मिली थी। अब जब वे मिलने जा रहे थे तो लियू रुहुआ स्वाभाविक रूप से खुश थी। यद्यपि आप सभी केवल नाम के शिष्य हैं, फिर भी एक साथ अध्ययन करने से सामान्य संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में अधिक गहरा संबंध बनता है, इसलिए हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मो हुआ ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे शाम करीब आई, चाची जू बाई ज़िशिन और बाई जिक्सी को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए ले आई। आंटी जू अभी भी घूंघट पहने हुए थीं, लेकिन उनका पहनावा बहुत सादा था और उनका आमतौर पर ठंडा व्यवहार काफी हद तक नर्म हो गया था, जिससे वे अधिक मिलनसार लग रही थीं। बाई ज़िशिन और बाई जिक्सी दोनों ने सुरुचिपूर्ण, हल्के सफेद ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे, जो गुणवत्ता वाली सामग्री से बने थे, फिर भी वे दिखावटी नहीं लग रहे थे। हालांकि उनका रूप और आचरण इतना उत्कृष्ट था कि चाहे वे कितने भी साधारण कपड़े पहनते हों, वे अपनी असाधारण सुंदरता को छिपा नहीं पाते थे। जैसे ही बाई भाई बहन अंदर आए, लियू रुहुआ दंग रह गई। बाई ज़िशिन का चेहरा सुंदर था, उसकी भौहें तलवारों जैसी और आंखें सितारों जैसी थीं, जबकि बाई जिक्सी की त्वचा बर्फ से भी अधिक गोरी थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, मानो उसे जैद से तराशा गया हो। उसने बाई ज़िशिन को देखा, फिर बाई जिक्सी को, और मन ही मन आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। मैंने दुनिया में कभी भी इनसे सुंदर बच्चे नहीं देखे। चाची जू एक उपहार लेकर आई, एक प्रथम श्रेणी का हेयरपिन जो उत्कृष्ट कारीगरी से बनाया गया था और शानदार था। इसके बाद लियू रुहुआ ने उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री और स्नैक्स लाए। साफ सुथरे कमरे में मोहुआ बाई ज़िशिन और बाई जिक्सी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, जबकि लियू रुहुआ चाची जू के साथ छोटी छोटी बातें कर रही थी। बाई ज़िशिन ने लियू रुहुआ की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि अन्य लोगों की माताएं भी ऐसी ही होती हैं, जो स्नेह से मुस्कुराती हैं, अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाने को तैयार रहती हैं और उन्हें प्यार से देखती हैं। बाई ज़िशिन ने अपनी आंखें नीची कर ली, उसकी अपनी माँ ऐसी नहीं थी और शायद ही कभी मुस्कुराती थी। बाई जिक्सी की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी, उसकी पलकें झुकी हुई थीं और उसकी शर्दकालीन आंखों में उदासी और ईर्ष्या की झलक दिखाई दे रही थी। मो हुआ को समझ नहीं आया कि वे थोड़े निराश क्यों लग रहे थे, इसलिए उसने खाने का डिब्बा उनकी ओर बढ़ा दिया। मेरी माँ ने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाए हैं, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। बाई ज़िशिन का ध्यान फौरन खाने के डिब्बे की ओर गया। उसने मांस का एक निवाला लिया और उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं और उसने पूछा, ये किस प्रकार का मांस है?
यह एक प्रकार का खरगोश का मांस है जो सामान्य राक्षस मांस की तुलना में अधिक नाजुक और चबाने में आसान है, साथ ही स्वादिष्ट भी है, लेकिन इसे बनाना बहुत परेशानी भरा है। मो हुआ ने बाई जिशेन को समझाया, मुझे हमेशा यह नहीं मिलता, भले ही मैं चाहता हूँ, इस बार मैंने आपके भाग्य में हिस्सा लिया। मो हुआ ने भी एक निवाला खाया और संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बाई जिशेन भावुक हो गए और कृतज्ञता से बोले, धन्यवाद आंटी लियू। लियू रुहुआ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ये पसंद है तो और खाए। बाई जिशेन ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उसकी सारी पिछली परेशानियां धुएं की तरह गायब हो गईं। बाई जिक्सी अपने सामने रखी पेस्ट्री को देखकर कुछ हद तक अचंभित थी। पेस्ट्री रंगीन और विविध शैली की थी, प्रत्येक पेस्ट्री पर अलग अलग पुष्प पैटर्न बने हुए थे। कुछ ओसमंथस के फूल थे, कुछ बेर के फूल थे, कुछ आड़ू के फूल थे और कुछ ऑर्किड के फूल थे, नाजुक, स्वादिष्ट और हल्की मिठास बिखेरते हुए। वह नहीं जानती थी कि पहले कौन सा प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद बाई जिक्सी ने शुरुआत से शुरू करने और प्रत्येक को चखने का फैसला किया। कुछ नर्म और चिपचिपे, कुछ परतदार, सभी में फूलों की हल्की सुगंध थी। वे उसके मुंह में मीठे थे। बाई जिक्सी को भोजन का आनंद लेते देख लियू रुहुआ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और मन ही मन बोली, कितनी प्यारी लड़की है, यहाँ तक कि जिस तरह से वह खाती है वह भी देखने में सुखद है। शांत भाव से बाई जिक्सी ने पेस्ट्री खाए और देखा कि लियू रुहुआ उसे सौम्य निगाहों से देख रही है। वो समझ नहीं पाई कि क्या प्रतिक्रिया दे और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके गोरे गालों पर हल्की सी लाली छा गई। लियू रुहुआ उसे और भी अधिक पसंद करते हुए एक कप चाय डाली और उसे बाई जिक्सी को देते हुए धीरे से कहा, बहुत सारी पेस्ट्रीज बची हुई हैं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप बाद में और भी ले जा सकते हैं। बाई जिक्सी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, धन्यवाद चाची लियू। ये देखकर आंटी जू ने पूछा, बहन लियू, आप ये पेस्ट्री कैसे बनाती हैं? आंटी जू भी कुछ खाना बना सकती थी, लेकिन वह विशेष रूप से कुशल नहीं थी। उनका खाना सिर्फ पेट भरने के लिए पर्याप्त था। जब वे तीनों श्री जुआंग के साथ अध्ययन करने के लिए यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने जो भी भोजन खाया वह सब उन्होंने ही तैयार किया था। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी ने कभी भी उसके खाना पकाने के बारे में शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब से उन्होंने लियू रुहुआ के भोजन का स्वाद चखा था तब से उन्हें आंटी जू के भोजन में उतना आनंद नहीं आया। हर किसी की अपनी विशेषता होती है और चाची जू को पता था कि वह खाना पकाने में अच्छी नहीं है, लेकिन बाई जिशेंग और बाई जिक्सी के लिए वह अभी भी जितना हो सके उतना सीखना चाहती थी। ये देखते हुए कि आंटी जू के पास एक असाधारण स्वभाव था और यह मानते हुए कि उन्होंने शायद पहले इस तरह का काम नहीं किया था, लियू रुहुआ ने मूल बातें शुरू की और एक एक करके सामग्री, ताप नियंत्रण, भाप देना, उबलना, तलना और डीप फ्राइंग के बारे में बताया। तभी आंटी जू को एहसास हुआ कि खाना पकाने के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और सही रंग, स्वाद और जायके के साथ भोजन तैयार करने के लिए कई चरणों और धैर्य की आवश्यकता होती है, और यह वास्तव में बहुत काम था। बाई जिक्सी ने ध्यान से सुना, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लियू रुहुआ पर टिकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद मो शान घर लौट आया और मेहमानों को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आ रहा था, मो शान को कई सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही थीं, सलाह सलाम, विदाई, शिष्टाचार का आदान प्रदान और कभी कभी मॉन्स्टर हंटिंग टीम के अपने भाइयों के साथ शराब पीना। दिन भर भागदौड़ करने के बाद वह अभी अभी लौटा था। लियू रुहुआ ने संक्षिप्त परिचय दिया और मो शान ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। वह बाई भाई बहनों के अच्छे आचरण और रूप रंग से आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित थे। श्री जुआंग के अधीन अध्ययन करने के लिए मो हुआ के साथ आने वाले कुलीन कुलों के ऐसे उच्च जन्म वाले व्यक्तियों ने संकेत दिया कि श्री जुआंग वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे। ये वास्तव में एक महान सौभाग्य था कि मोहुआ को श्री जुआंग द्वारा एक मान्यता प्राप्त शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। अपने दिल की गहराई में मो शान ने श्री जुआंग के प्रति कृतज्ञता महसूस की। मो शान की लंबी, वीर कद काठी, तेज निगाहें और फुर्तीली चाल देखकर बाई जिशेंग की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने कहा, अंकल मो, आप निश्चित रूप से एक मॉन्स्टर हंटर होंगे। शान ने हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक है। क्या राक्षस जानवरों से निपटना बहुत मुश्किल है? वास्तव में उन्हें संभालना आसान नहीं है। राक्षस जानवरों में प्रचुर रक्त, कीवी और कठोर त्वचा और मांस होता है। एक राक्षस जानवर को मारने के लिए आमतौर पर एक ही लोक के 5 या 6 साधकों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा के लिए 8 या 9 साधक होना बेहतर है।
बाई जिशेंग ने एक पल सोचा और पूछा, तो क्या आपको लगता है कि मैं अकेले एक राक्षस जानवर को मार सकता हूँ? अपने आप एक राक्षस जानवर को मारना तो सवाल ही नहीं उठता, मारा जाना तो ज्यादा अच्छा है। मो हुआ ने चुपचाप मुर्गे की टांग कुतरते हुए कहा। बाई जिशेंग आश्वस्त नहीं था, उसने उसे हल्की सी घूर कर देखा। मो शान अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अभी नहीं, लेकिन भविष्य में जब आपकी साधना अधिक होगी तो आपके पास बड़ी क्षमता हो सकती है। बाई जिशेंग को बहुत प्रोत्साहन मिला। पिताजी, झूठ बोलना ठीक नहीं है, मो हुआ ने कहा। बाई जिशेंग ने क्रोधित होकर जवाब दिया, अंकल मो एक मॉन्स्टर हंटर हैं, वह निश्चित रूप से आपसे बेहतर जानते हैं। उसने पहले भी मो हुआ से पूछा था कि क्या वह अकेले ही किसी राक्षस जानवर का शिकार कर सकता है। मो हुआ ने कहा कि यह संभव नहीं है, जिसे बाई जिशेंग स्वीकार करने में कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन चूंकि उसने स्वयं कभी किसी राक्षस जानवर से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे मो हुआ की बातें कुछ हद तक विश्वसनीय लगीं। लेकिन अब जब अंकल मो ने कहा कि उसमें बहुत क्षमता है, तो शायद वह भविष्य में अपने दम पर किसी राक्षस जानवर का शिकार कर सकेगा। आखिरकार अंकल मो एक वास्तविक मॉन्स्टर हंटर थे, जबकि मो हुआ सिर्फ एक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर था जो फॉर्मेशन पर निर्भर था, राक्षस जानवरों को फंसाने और मारने के लिए स्थितियों का लाभ उठाता था। मो शान ने आगे कहा, भले ही आप अकेले ही किसी राक्षस जानवर को मार सकें, फिर भी आपसी सहयोग के लिए कुछ साथी ढूंढना सबसे अच्छा है। राक्षस जानवर बेहद चालाक होते हैं। बाई जिशेंग ने सिर हिलाया, चिंता मत करो अंकल मो, मुझे इसकी जानकारी है। उन्होंने मो हुआ की राक्षस शिकार की कहानियां भी सुनी, जिनमें से कुछ उनके अपने अनुभवों पर आधारित थीं, जबकि कुछ उन्होंने दूसरों से सुनी थीं। कहानियों में कई राक्षस शिकारी क्षण भर की लापरवाही, घात लगाकर किए गए हमले या अमृत होने का नाटक कर रहे राक्षस जानवरों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण अपनी जान गंवा चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे हमेशा एक चेतावनी के रूप में लिया। तब बाई जिशेंग ने उत्सुकतावश पूछा, क्या बिग ब्लैक माउंटेन का आंतरिक पर्वत बाहरी पर्वत से कहीं अधिक खतरनाक है? अपर्याप्त साधना के कारण और केवल क्यूई शोधन की छठी परत पर होने के कारण मो हुआ केवल बाहरी पर्वत पर ही रह सकता था। इस प्रकार बड़े काले पर्वत की उसकी कहानियां बाहरी पर्वत तक ही सीमित थीं। राक्षसी जानवर, धुंध, कोहरा, खतरनाक जमीन, ये चीजें बाई जिशेंग को रोमांचकारी लगी, ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। अगर बाहरी पर्वत ऐसा था तो भीतरी पर्वत कैसा होगा? मो हुआ अपना मांस चबाते और गाल फुलाते हुए ध्यान से सुन रहा था। वह अभी तक इन माउंटेन नहीं गया था, लेकिन अब बस कुछ ही समय की बात थी कि वह वहां जरूर जाएगा। इना माउंटेन के बारे में उसने अन्य मॉन्स्टर हंटर्स से केवल कुछ कुछ सुना था, इसलिए उसका ज्ञान व्यापक नहीं था। दो जोड़ी काली आंखें उस पर टिकी देखकर मोशान बैठ गया और धैर्यपूर्वक समझाने लगा। धुंधले जंगल, जहरीले दलदल, बाहरी पर्वत में जो कुछ भी है, आंतरिक पर्वत में भी है, लेकिन अधिक घने धुंध, गहरे कोहरे और अधिक शक्तिशाली जहर के साथ। इना माउंटेन के राक्षस जानवर ज्यादातर पहली श्रेणी के अंतिम चरण में होते हैं और उनमें जबरदस्त ताकत होती है। अगर आप बदकिस्मत रहे तो आपको दूसरी श्रेणी के राक्षस जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है, जो वाकई जिंदगी मरण का सवाल हो सकता है। मो हुआ ने पूछा, पिताजी, क्या आपने द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों का सामना किया है? मो शान ने सिर हिलाया, मैंने सिर्फ एक को दूर से देखा है। उसकी गाड़ी रक्क्यू ने पूरे जंगल को लाल रंग में रंग दिया था। हम खुशकिस्मत थे कि उसे पहले ही देख लिया और उससे बच गए। ऐसा लग रहा था कि उस राक्षस जानवर का पेट भर गया था और वह ऊब रहा था, इसलिए उसने हमें परेशान नहीं किया। मो हुआ ने राहत की सांस ली। बाई जिशेंग ने फिर पूछा, क्या द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों को नहीं मारा जा सकता? इन्हें मारना बहुत मुश्किल है, मोशान ने आह भरी। आपको कम से कम 5 या 6, कभी कभी तो 7 या 8 नींव निर्माण साधकों की जरूरत होती है। इतना समूह इकट्ठा करना आसान नहीं है। मो हुआ ने अपनी चिंता व्यक्त की, पिताजी, क्या भविष्य में आपको द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों का सामना करना पड़ेगा? मो हुआ की चिंतित निगाहों से प्रभावित होकर मो शान मुस्कुराए और बोले, आंतरिक पर्वत विशाल है और किसी से मिलना दुर्लभ है। द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर बहुत ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि वे आंतरिक पर्वत की विशालता में रहते हैं, इसलिए उनका सामना करना मुश्किल है। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवरों की रक्तक्यूई इतनी प्रबल होती है कि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। अगर आप सतर्क रहें और उनसे पहले ही बचकर रहें, तो आमतौर पर आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मो हुआ ने सिर हिलाया। मो शान ने कहा, पर्यावरण और राक्षस जानवरों के अलावा इन माउंटेन में सबसे खतरनाक चीज वास्तव में अन्य लोग हैं।
मो हुआ और बाई जिशेंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों कुछ आश्चर्यचकित थे। क्या वे राक्षस शिकारी हैं या अन्य साधक? मो हुआ ने पूछा। दोनों। कुछ विदेशी राक्षस शिकारी हैं जो जानबूझकर शिकार लूटते हैं, और कुछ विभिन्न रास्तों से आए साधक हैं जिनके इरादे रहस्यमय हैं। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, मैंने बाहरी पर्वत पर इन साधकों का सामना क्यों नहीं किया? मो शान मुस्कुराए और समझाया, बड़ा काला पर्वत विशाल है, इसका भूभाग ऊंचा और विस्तृत है, जो अन्य लोगों से भी जुड़ा है। यहाँ स्थित तोंगशियान शहर बड़े काले पर्वत का एक हिस्सा मात्र है। बिग ब्लैक माउंटेन का बाहरी पर्वत तोंगशियान शहर से जुड़ा है और विदेशी भूमि की सीमा से नहीं जुड़ा है, लेकिन आंतरिक पर्वत अलग है। आंतरिक पर्वत के रास्ते कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि दक्षिणी क्षेत्र के साधक शहर में प्रवेश करना चाहते हैं या वहां से गुजरना चाहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से आंतरिक पर्वत से होकर गुजरना होगा। आंतरिक पर्वत ठंडा, एकांत है और मानव हृदय को दबा देता है, जिससे दुर्भावनाएं आसानी से पनपती हैं। यहाँ अक्सर लूट, बलात्कार और खजानों के लिए हत्या की घटनाएं होती हैं। इसके बाद शवों को नष्ट कर दिया जाता है और उनके निशान वहीं मिटा दिए जाते हैं, जहां मनुष्यों को पता ही नहीं चलता और भूतों को भी पता नहीं चलता। ये सुनकर मो हुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई। राक्षस जानवर खतरनाक होते हैं, लेकिन मानव हृदय उससे भी अधिक खतरनाक होता है। इस दुनिया में केवल राक्षस ही लोगों को नहीं खाते, मनुष्य भी ऐसा कर सकते हैं। मो हुआ और बाई जिशेंग के तनावग्रस्त चेहरे और उनके कुछ गंभीर भाव देखकर मो शान को एहसास हुआ कि नए साल जैसे त्योहार के दिन इस तरह की बातें करना ठीक नहीं होगा। उसने बातचीत का रुख मोड़ दिया और राक्षस शिकार की कुछ दिलचस्प कहानियां सुनानी शुरू कर दी। बाई जिशेंग ये बातें पहली बार सुन रहे थे और उन्हें ये बहुत दिलचस्प लगी। दूसरी ओर मो हुआ ने उनमें से कुछ बातें पहले ही सुन ली थीं, और बाई जिशेंग उनसे बाकी बातें सुन रहा था। लेकिन अब जब वह बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश कर चुका था, तो उसे पता था कि राक्षस शिकार में क्या शामिल है। जो कहानियां उसे कभी दिलचस्प लगती थीं, अब उनमें छिपे खतरे और अप्रत्याशितता का पता चलने लगा, और जब उसने उन्हें दोबारा सुना तो उसे एक बिल्कुल अलग अनुभूति हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश धीरे धीरे काला होता गया और लियू रुहुआ ने उन्हें रात के खाने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। बाई जिशेंग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन चाची जू ने विनम्रता से मना कर दिया। धन्यवाद सिस्टर लियू, हमने काफी समय तक रोक लगा रखी है और अब हमें वापस लौटना चाहिए। लियू रुहुआ को जिद करना मुश्किल लगा और वह मो हुआ के साथ उन्हें दरवाजे तक ले गई। बाई जिशेंग जाने में हिचकिचा रहा था। वह वापस नहीं जाना चाहता था। यहाँ खाना पीना, कहानियां सुनना और बातें करने के लिए लोग थे। वहां उसे बस साधना और नीरस होमवर्क करना होता था। बाई जिक्सी ने कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन मो हुआ के साथ उसकी नजरों में अफसोस की हल्की सी झलक थी। मो हुआ खुद बेफिक्र था, हालांकि उसे रोजाना साधना और संरचना का अभ्यास करना पड़ता था, फिर भी जब उसका मन करता तो वह खेल सकता था। बाई भाई बहनों के विपरीत, जिन्हें रोजाना होमवर्क के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। उनके हताश भावों को देखकर मो हुआ की आंखें चमक उठीं और उसने आमंत्रित किया। आंटी जू, 15 तारीख को लालटेन और आतिशबाजी होगी, आओ और हमारे साथ देखो। चाची जू ने मो हुआ को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, लेकिन फिर भी मना कर दिया। हम आपके इस दयालु प्रस्ताव की सराहना करते हैं, लेकिन हम आतिशबाजी नहीं करेंगे। मो हुआ मुस्कुराया, आतिशबाजी फॉर्मेशन द्वारा चलाई जाती है और मैंने ही इसे बनाया है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। चाची जू कुछ आश्चर्यचकित थीं, तुमने इसे बनाया? हम मो हुआ ने सिर हिलाया, इसे अच्छी तरह से चित्रित करने में बहुत प्रयास लगा। वास्तव में इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वे सिर्फ आतिशबाजी के लिए बनाए गए ढांचे थे और ज्यादा जटिल नहीं थे। मो हुआ के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर आंटी जू अपनी हंसी रोक नहीं सकी और एक पल सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाया। फिर जब आप आतिशबाजी चलाएंगे तो हम देखने आएंगे। बाई जिशेंग बहुत खुश था, उसने मो हुआ की ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा। बाई जिक्सी की आंखें भी उसकी ओर देखते ही थोड़ी चमक उठी। पहले चंद्र मास की 15वीं तारीख को जैसे ही रात हुई, सड़कें चमकीले रंग के लालटेनों से सज गईं। मो हुआ ने फायरवर्क कंपाउंड फॉर्मेशन की पुनः जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई समस्या तो नहीं है, और फिर उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। आतिशबाजी मिश्रित संरचना में समानांतर रूप से साधारण आतिशबाजी संरचनाएं शामिल थीं और यह प्रथम श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए। संरचना पैटर्न की संख्या भी अधिक नहीं थी, इसलिए मो हुआ को इसे बनाना आसान लगा।
नदी के किनारे के दोनों ओर आतिशबाजी परिसर संरचना स्थापित की गई थी, जिसमें नदी के किनारे के पत्थरों को संरचना माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्पिरिट स्टोन्स को कुचलकर और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरकर संरचना को सक्रिय किया जा सकता था और आकाश में आतिशबाजी की बौछार की जा सकती थी। मो हुआ ने निर्माण माध्यम के रूप में कागज का उपयोग नहीं किया, क्योंकि कागज एक बार उपयोग होने वाला होता है। एक बार निर्माण सक्रिय हो जाने पर निर्माण कागज आध्यात्मिक शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा और नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन निर्माण माध्यम के रूप में मिट्टी और पत्थर का उपयोग करने से निर्माण को कई बार सक्रिय किया जा सकता है। इस तरह न केवल पहले चंद्र महीने की 15वीं तारीख को, बल्कि भविष्य के त्योहारों में भी उत्सव में आतिशबाजी शुरू करने के लिए फॉर्मेशन को सक्रिय किया जा सकता है। मो हुआ आतिशबाजी निर्माण में उपयोग किए गए स्पिरिट स्टोन्स की प्रतिपूर्ति के लिए एल्डर यू के पास गया। चून की संरचना जटिल नहीं थी और स्पिरिट स्टोन्स की खपत अधिक नहीं थी, इसलिए एल्डर यू ने तुरंत सहमति दे दी। कुत्ते के समय मो हुआ ने फॉर्मेशन को सक्रिय किया। फिर वह अपने माता पिता बाई ज़िशिंग, बाई ज़िक्सी और चाची जू के साथ आतिशबाजी देखने के लिए पत्थर के पुल पर चढ़ गया। फॉर्मेशन सक्रिय होने के बाद 15 सांसों के बाद फॉर्मेशन पैटर्न सक्रिय हो गए। नदी के दोनों किनारों पर रंगीन संरचना पैटर्न एक एक करके चमक उठे, फिर प्रकाश की चमकदार किरणों में परिवर्तित हो गए, जो अचानक ऊपर उठे, घने अंधेरे रात के आकाश में उड़ गए और लुभावनी आतिशबाजी में फूट पड़े, एक दूसरे पर गिरते हुए, हजारों खिले हुए पेड़ों और चमकते सितारों की तरह ऊपर और नीचे गिरते हुए। अंधेरी रात का आकाश एक कैनवास की तरह शानदार आतिशबाजी से सुशोभित था, जो उस पर एक जीवंत और शानदार चित्र बुन रहा था। ये चकाचौंध भरा भव्य दृश्य था जो देखने में बहुत सुंदर था। एक क्षण के लिए अनगिनत साधकों ने रात के आकाश की ओर, उन शानदार आतिशबाजियों की ओर देखा जो खिल रही थीं और तोंगशियान शहर की सड़कों और गलियों को रोशन कर रही थीं। आतिशबाजी देखने के बाद चाची जू ने मो हुआ को धन्यवाद दिया, मो शान के जोड़े को विदाई दी और फिर बाई ज़िशिंग और बाई ज़िक्सी को वापस घर ले गईं। मो शान की मॉन्स्टर हंटिंग टीम के कुछ भाइयों के साथ शराब पीने की योजना थी। लियू रुहुआ और आंटी जियांग एक साथ लालटेन देखने गए और हाल ही में खुली दुकानों से कुछ नई पेस्ट्रीज चखने गए। आकाश अभी भी आतिशबाजी से जगमगा रहा था। मो हुआ के पास अकेले सड़कों पर घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह घूम रहा था, मो हुआ की दिव्य भावना अचानक जागृत हुई और उसने देखा कि एल्डर यू एक छत पर अकेले बैठे हुए शराब पी रहे थे। मो हुआ ने जल मार्ग से गुजरने वाली सीढ़ी का उपयोग किया और दीवार के सहारे कदम दर कदम चलते हुए छत पर पहुंच गया। मो हुआ को देखकर एल्डर यू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपने बगल की टाइलों को थपथपाते हुए कहा, आओ यहाँ बैठो, मेरे साथ एक ड्रिंक के लिए आओ। मो हुआ एल्डर यू के बगल में बैठ गया और उनके साथ गिलास टकराने के लिए उनके स्टोरेज बैग से कुछ फ्रूट वाइन निकाली। एल्डर यू की शराब तीखी, मसालेदार और शक्तिशाली थी। हालांकि मो हुआ कप पे मीठा था और कोई भी अपनी इच्छानुसार इसे पी सकता था। फलों वाली वाइन अंदर आते ही मीठी और बाद में भी एक अजीब सा स्वाद देती थी। मो हुआ अपना छोटा सा सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और उसने एल्डर यू की ओर देखा, खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, बड़े, क्या आप अकेले हैं? अकेले रहने में क्या बुराई है? ये थोड़ा अकेला लग रहा है, मो हुआ ने सहानुभूति के साथ कहा। एल्डर यू ने भौहें उठाई, आह भरी और दूर की ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ अकेले शराब पी रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। मो हुआ ने सिर हिलाया, जब तक वह खुश है और हताश नहीं है, तब तक यह अच्छा है। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। कुछ सोचने के बाद मो हुआ ने अचानक पूछा, बुजुर्ग, क्या फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बनना बहुत कठिन है? क्या फाउंडेशन स्थापना के बारे में सोच रहे हैं? एल्डर यू कुछ आश्चर्यचकित थे। अभी नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, मो हुआ ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। वह वर्तमान में क्यूई शोधन के छठे स्तर पर था और अभी तक क्यूई शोधन के अंतिम चरणों तक नहीं पहुंचा था, इसलिए फाउंडेशन स्थापना से पहले अभी भी कुछ समय था। आप कहते हैं, नींव की स्थापना? यह मुश्किल तो नहीं है, पर सरल भी नहीं है। बड़े, क्या आप थोड़ा और स्पष्ट हो सकते हैं? एल्डर यू का गला भर आया और उन्होंने अब और बात न घुमाने का निर्णय लिया और सीधे बोले, नींव स्थापना की कठिनाई अंततः दो चीजों में निहित है, एक आध्यात्मिक जड़ है और दूसरी आत्मा पत्थर। आध्यात्मिक मूल के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे आध्यात्मिक मूल का अर्थ है गहन आध्यात्मिक शक्ति, जो सफलता को आसान बनाती है। जहां तक स्पिरिट स्टोन्स की बात है, तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं है,
तो नियमित साधना भी एक समस्या है। नींव की स्थापना की तो बात ही छोड़ दीजिए। आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में क्या? मो हुआ ने पूछा। अधिकांश आध्यात्मिक वस्तुओं को खरीदने के लिए अभी भी आत्मा पत्थरों को खर्च करने की आवश्यकता होती है। कम से कम आध्यात्मिक वस्तुएं जिन्हें हम सामान्य साधकों को साधना के लिए चाहिए, उन्हें आत्मा पत्थरों से खरीदा जा सकता है, एल्डर यू ने समझाया। मो हुआ ने सिर हिलाया। तो अंत में ये सब स्पिरिट स्टोन्स की समस्या पर निर्भर करता है। एल्डर यू ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल। तो फिर यदि किसी की आध्यात्मिक जड़ अच्छी है और आत्मा पत्थरों की कोई कमी नहीं है, तो क्या नींव की स्थापना की गारंटी है? इस दुनिया में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अपवाद तो हमेशा होते हैं, लेकिन जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन है, तब तक सफल फाउंडेशन स्थापना की संभावना काफी अधिक होती है। एल्डर यू ने अपने पे का एक घूंट लिया और आगे कहा, पर्याप्त आत्मिक पत्थर तैयार करो, आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं इकट्ठा करो, और अगर एक बार असफल हो जाओ तो दोबारा कोशिश करो। अंततः तुम सफल हो जाओगे, और एक बार सफल हो जाओ तो तुम एक आधारशिला निर्माण साधक बन जाओगे। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। लगता है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। ताओ साधना की यात्रा क्यूई शोधन से शुरू होती है। हालांकि आधार स्थापना को एक कदम ऊपर माना जाता है, ये क्यूई शोधन से केवल एक कदम आगे है। स्वर्णिम मूल क्षेत्र से आगे प्रत्येक चरण अधिकाधिक कठिन होता जाता है, जिसमें आध्यात्मिक मूल प्रतिभा, समझ और विरासत पर कठोर मांगें होती हैं। एल्डर यू ने आह भरी। जहां तक नींव की स्थापना की बात है, जब तक आपके पास आत्मा के पत्थर हैं, वह पर्याप्त है। इसके बावजूद 100 वर्षों के दौरान ढीले साधकों में से केवल एल्डर यू ही सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच पाए थे। मो हुआ ने पूछा, क्या फाउंडेशन स्थापना के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है? एल्डर यू ने आह भरते हुए कहा, यह हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। साधना के लिए, साथ ही आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी। मो हुआ ने मन ही मन हिसाब लगाया। एक साधारण क्यूई शोधन साधक जो प्रतिदिन केवल एक स्पिरिट स्टोन कमाता है, साल में 360 कमाएगा। 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने में लगभग 30 साल लगेंगे। 30 वर्षों तक कुछ भी न खाना, न पीना, न ही कुछ भी उपयोग करना तथा बचत करना। और ये तो बस एक सफल प्रयास के लिए जरूरी स्पिरिट स्टोन है। अगर यह असफल रहा तो सारे स्पिरिट स्टोन खत्म हो जाएंगे और 30 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। इसके अलावा ये कैसे संभव है कि साधक न खाएं, न पिएं, न बीमार पड़े और न ही अप्रत्याशित संकटों का सामना करें? मो हुआ ने भी आह भरी। एल्डर यू ने कड़वाहट के साथ कहा, लूज कल्टीवेटर्स फाउंडेशन स्थापना तक नहीं पहुंच पाते, इसका मुख्य कारण वास्तव में गरीबी है। ताओ साधना के मार्ग पर कई दहलीजें हैं, लेकिन गरीबी सबसे अधिक निराशाजनक है। यदि आध्यात्मिक मूल अपर्याप्त है, तो आप शुरू से ही जानते हैं कि मार्ग अप्राप्य है, लेकिन गरीबी पहले आपको आशा दिखाती है, फिर निराशा का अनुभव कराती है। आत्मिक पत्थर हमेशा बहुत कम होते हैं और महान दाव हमेशा पहुंच से बाहर होता है। एल्डर यू के चेहरे पर उदासी और लाचारी दोनों झलक रही थी। क्या यह आकाश के नीचे सभी मुक्त साधकों के लिए समान है? मो हुआ ने पूछा। आमतौर पर हाँ, एल्डर यू ने आह भरी। ताओ साधना जगत में क्यूई शोधन क्षेत्र में ज्यादा साधक हैं और वे ही सबसे ज्यादा कष्ट झेलते हैं। विशाल 9 राज्य असीम है। जब आप भविष्य में ब्लैक माउंटेन क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और खुद देखेंगे, तो आप पाएंगे कि तोंगशियान शहर से भी ज्यादा गरीब कई अमर शहर हैं और अनगिनत साधक हमारे मॉन्स्टर हंटर्स से भी ज्यादा संकट में हैं। मो हुआ की अभिव्यक्ति गिर गई और वह चुप हो गया। तभी एल्डर यू को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। ये शब्द एक बच्चे के लिए नहीं थे। एल्डर यू ने मो हुआ के कंधे पर थपथपाया और विषय बदल दिया। हम दूसरों के मामलों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कम से कम तोंगशियान शहर में ढीले साधकों का जीवन बेहतर और बेहतर होता जाएगा, और यह सब आपकी बदौलत है। मो हुआ को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस कुछ आकृतियां बनाई। संरचनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, एल्डर यू ने गंभीरता से कहा। संरचनाएं बनाने वाले किसी संरचना गुरु के बिना अगर ढीले साधकों में से कुछ और नींव निर्माण साधक भी उभर आए, शायद 3 या 4, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी सभी गरीब और पीड़ित रहेंगे। मो हुआ दंग रह गया। वह जानता था कि एक निर्माण गुरु का दर्जा अपेक्षाकृत ऊंचा होता है और निर्माण सीखना कठिन होता है, और साधना जगत को हर पहलू में निर्माण की आवश्यकता होती है।
लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था जितना एल्डर यू ने बताया था, 3 या 4 आधार निर्माण साधकों से ज्यादा महत्वपूर्ण। एल्डर यू ने महुआ की उलझन देखी और धैर्यपूर्वक समझाया। क्यूई शोधन आधारभूत स्तर है। इससे एक कदम ऊपर है आधार स्थापना। आधार निर्माण साधक बनकर आपके पास महानताओं की खोज करने और अपना भाग्य बदलने की योग्यताएं होती हैं। मैं एक आधारशिला निर्माण साधक बन गया और अपना भाग्य बदल दिया, लेकिन मैं अन्य शिथिल साधकों का भाग्य नहीं बदल सकता। मैं कियान परिवार से संघर्ष कर सकता हूं और शिथिल साधकों को उत्पीड़न से बचाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में मैं उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वे अभी भी गरीब हैं और अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हमेशा के लिए क्यूई शोधन में रहने के लिए नियत हैं। मेरी साधना व्यर्थ है। अगर मैं चोरी या डकैती भी करूं तो भी मुझे ज्यादा आत्मिक पत्थर नहीं मिलेंगे। लेकिन संरचनाएं अलग हैं। एल्डर यू ने चमकती आंखों से महुआ की ओर देखा। भले ही आप केवल क्यूई शोधन पर हो, जब तक आप संरचनाएं जानते हैं, आप वास्तव में सभी ढीले साधकों को लाभान्वित कर सकते हैं। उन्हें जीविका कमाने दें, आत्मिक पत्थर अर्जित करें और अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। साधना का उपयोग मारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन संरचनाएं सभी प्राणियों के लिए आशीर्वाद ला सकती हैं। महुआ भावुक हो गया और सिर हिलाकर बोला, बड़े साहब, मैं समझ गया। एल्डर यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप टोनगक्सियन शहर की असंख्य रोशनियों को देखते रहे। महुआ ने भी एल्डर यू की निगाह का अनुसरण किया। सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक लटकी हुई चमकदार लाल लालटेनें, बच्चों के पीछे भागने और उछलकूद करने, किसानों के एक दूसरे को बधाई देने या साथ साथ चलने पर चमक रही थी, जिससे एक असाधारण हलचल पैदा हो रही थी। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा, बाजार खचाखच भरे हुए थे और सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। हंसी असंख्य रोशनियों में घुल मिल गई तथा चमकदार आतिशबाजी के साथ मिलकर पूरे रात्रि आकाश को जगमगाने लगी। यह असंख्य रोशनियां और शानदार आतिशबाजी महुआ की आंखों में भी प्रतिबिंबित हुई। युवा महुआ का ताओवादी हृदय धीरे धीरे दृढ़ हो गया। इस जीवन में वह परिश्रम पूर्वक साधना करेगा, संरचनाओं को समझेगा और स्वर्ग पहुंचने वाली और पृथ्वी भेदने वाली संरचनाओं के साथ वह दीर्घायु की तलाश करेगा और भाग्य को चुनौती देगा। अपना भाग्य बदलने के लिए तथा आकाश के नीचे रहने वाले सभी निम्न स्तर के साधकों का भाग्य बदलने के लिए। तब न केवल तोंगशियान शहर में बल्कि विशाल आकाश में सभी ढीले साधक केवल क्यूई शोधन में ही। नए साल का जीवंत उत्सव बीत गया और महुआ 13 वर्ष की हो गई। वह थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन अब भी लगभग वैसा ही दिख रहा था, एक छोटा सा किसान। संरचना पैटर्न के अपने दैनिक चित्रण के अलावा महुआ ने मुख्य रूप से खेती पर ध्यान केंद्रित किया। वह अब क्यूई शोधन क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर था और ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह अपनी साधना के चरम बिंदु पर पहुंच गया और क्यूई शोधन के मध्य चरण की दहलीज का सामना कर रहा था। एक बार जब वह अड़चन को तोड़ देता है तो वह उत्तर क्यूई शोधन चरण का साधक बन सकता है। स्वर्गीय क्यूई शोधन चरण फाउंडेशन स्थापना के एक कदम करीब था। विशाल साधना जगत में जहां असंख्य साधक हैं, क्यूई शोधन क्षेत्र में जो लोग थे वे केवल चींटियां थे, जबकि आधार स्थापना चरण तक पहुंचना ताओ साधना में अपने भाग्य को बदलने का पहला कदम था। फाउंडेशन स्थापना ताओ साधना की नींव रखती है। किसी के ताओवादी हृदय की शक्ति चाहे कितनी भी हो, आधार स्थापित किए बिना बाकी सब बातें मात्र हैं। उस दिन महुआ सुबह 6 बजे उठा और हमेशा की तरह अपनी साधना में लग गया। अचानक उसका क्यूई सागर कांप उठा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह तेज हो गया। महुआ का उत्साह बढ़ा और उसने कुछ आत्मिक रत्न निकाले और शांतिपूर्वक साधना करते हुए ध्यान किया। महुआ ने इन आत्मिक रत्नों को परिष्कृत किया, उन्हें शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित किया और उनके क्यूई सागर में तब तक एकत्रित किया जब तक कि वह उमड़ नहीं गया। यह उस बाधा के समान था जिसका सामना उन्होंने अपनी पहली सफलता के दौरान किया था। उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति मध्याह्न रेखाओं के साथ ऊपर की ओर यात्रा करती हुई बाहुई बिंदु पर केंद्रित हुई और जब ये स्वर्गीय द्वार बिंदु पर पहुंची तो यह चेतना के सागर में धागों की तरह व्याप्त हो गई, भीतर घूमती और बुनती हुई एक आत्मा स्क्रीन में संघनित हो गई। यह आत्मा पर्दा रहस्य संरचना थी और यह वह बाधा थी जिसे साधना के दौरान स्वर्ग ज्ञान जुए का अभ्यास करते समय दूर करना आवश्यक था। महुआ के दिल में उत्सुकता के साथ साथ घबराहट भी थी और उसने एकाग्र मन से रहस्य संरचना पर चिंतन करना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद उसने राहत की सांस ली।
मिस्ट्री फॉर्मेशन पर फॉर्मेशन पैटर्न असंख्य थे और जटिल तथा अव्यवस्थित तरीके से आपस में गुंथे हुए थे, जो किसी भी व्यक्ति के लिए समझ से परे थे जो फॉर्मेशन मास्टर नहीं था। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर मोहुआ को एहसास हुआ कि अधिकांश संरचना पैटर्न अस्पष्ट और लगातार बदलते रहने के बावजूद 5 तत्व संरचना पैटर्न की श्रेणी से भटके नहीं थे और वह उन्हें पहचान सकता था। उन्हें पहचानने में सक्षम होने का मतलब था कि उन्हें हल करने का एक तरीका था। संरचनाओं को सुलझाने के मूल सिद्धांतों को याद करते हुए, 5 तत्वों की पीढ़ी और संयम का उपयोग करते हुए और आध्यात्मिक शक्ति को एकीकृत करने और उलटने के नियमों को याद करते हुए मोहुआ ने एक एक करके पैटर्न को समझना शुरू कर दिया। आधा दिन बीत गया और मोहुआ ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक फॉर्मेशन पैटर्न हल कर लिए थे। मोहुआ के दिल में खुशी थी। संरचनाओं को सुलझाने की प्रक्रिया उनकी अपेक्षा से अधिक सुचारू थी। श्री जुआंग के निर्देश के साथ साथ मोहुआ के दिन रात के अभ्यास के कारण, जिसमें प्रथम श्रेणी के कंपाउंड फॉर्मेशन की उनकी समझ और अनुप्रयोग शामिल थे, फॉर्मेशन में उनका स्तर उनके अनुभव सहित अब द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स के रैंक में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। गठन विधियों में अपनी उपलब्धियों के साथ अब वह रहस्यमय संरचना को स्वयं हल कर सकता था। रहस्य संरचना के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं जटिलता में गुंथी हुई थीं, संरचना पैटर्न के साथ घनीभूत थी जो निरंतर प्रवाहित हो रही थी। ऐसा रहस्यमयी स्वरूप जो साधारण साधकों को परेशान करता था और औसत स्वरूप गुरुओं को भयभीत कर देता था, अब मोहुआ के लिए स्पष्ट और सुलझने योग्य था। अब ये कोई चुनौती नहीं थी। इससे पहले उन्होंने जो भी प्रयास गठन विधियों में किया था वह सार्थक साबित हुआ। बात सिर्फ इतनी थी कि वहां बहुत सारी रहस्यमय संरचनाएं थीं, उन सभी को हल करने में कुछ समय लगेगा। और इसलिए मोहुआ ने बिना सोए या आराम किए रहस्यमय संरचना को सुलझाने में डूबे हुए अथक परिश्रम किया। कभी कभी खाते या टहलते समय वह इतना तल्लीन हो जाता था कि अचानक उसकी भौहें तन जाती थीं, फिर अचानक उसे कोई आभास होता था, वह गहरे विचारों में डूब जाता था या फिर समझ से भर जाता था। ये देखकर उसके आसपास के साधकों को पता चल गया कि मोहुआ किसी चुनौतीपूर्ण समस्या पर विचार कर रहा होगा और वे चुपचाप अपने में ही रहे, उसे परेशान नहीं किया। अंततः 1 महीने बाद मोहुआ ने सभी रहस्यमय संरचनाओं को हल कर लिया। आत्मा का पर्दा धीरे धीरे विलुप्त हो गया, रहस्य संरचना तुरंत खुल गई और धागे जैसी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई, अंततः मोहुआ के चेतना सागर में विलीन हो गई। मोहुआ का चेतना सागर थोड़ा विस्तृत हो गया और उसकी दिव्य अनुभूति गहन हो गई, जबकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी अधिक गहन हो गई। अंततः उसने अपनी बाधा को पार कर लिया और क्यूई शोधन के 7वें स्तर का साधक बन गया। क्यूई शोधन का 7वां स्तर क्यूई शोधन का अंतिम चरण था। मोहुआ बहुत खुश था। उसने अपनी साधना में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया था। अब बस उसे स्थिर रूप से कदम दर कदम नींव स्थापना की ओर बढ़ना था। क्यूई शोधन चरण में आगे बढ़ने से मोहुआ से भी अधिक खुश लियू रुहुआ और मोशान थे। बैकवोट उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ साथ कुछ गहरे जुड़े हुए किसानों के लिए भी भोज का आयोजन किया। मोहुआ को एल्डर यू, मास्टर चेन, ओल्ड मिस्टर फैंग, मॉन्स्टर हंटर, मास्टर लुओ और कुछ अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स से भी काफी उपहार मिले। कुछ देर तक मेहमानों का जीवंत मनोरंजन करने के बाद मोहुआ ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और सोचा कि आगे क्या करना है। साधना के मामले में उन्होंने पूरी लगन से काम किया, इस सिद्धांत पर चलते हुए कि लगातार टपकने से पत्थर घिस जाता है और सफलता स्वाभाविक रूप से मिलती है। यहाँ कोई वास्तविक शॉर्टकट नहीं है, इसलिए चर्चा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ताओवादी कौशल के क्षेत्र में मोहुआ आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए 1 या 2 और मंत्र सीखना चाहता था। क्यूई शोधन के अंतिम चरणों में पहुंचने के बाद उसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ गई थी, लेकिन उसके सामने आने वाले खतरे भी बढ़ गए थे। कई कौशल होना और उनकी आवश्यकता न होना बेहतर है, इसलिए कुछ और मंत्र सीखना जरूरी था। वह अभी तक ये नहीं जानता था कि इन्हें किससे सीखना है। यदि वह इन्हें स्वयं सीखने का प्रयास करता तो उसके पास कोई उपयुक्त मंत्र पुस्तकें नहीं होती। ओल्ड कुई के पास जाना भी कोई अच्छा विचार नहीं था। ओल्ड कुई ने मोहुआ को मछली पकड़ना पहले ही सिखा दिया था। मोहुआ बार बार उसके पास जाकर मछली मांग नहीं सकता था। जब खुद के लिए चीजों को समझने का समय आया तो उसे ऐसा ही करना पड़ा। लेकिन ये कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए वह अपना समय ले सकते थे। हालांकि मोहुआ को जिस बात से थोड़ी हिचकिचाहट हुई वह थी संरचनाओं की स्थिति।
वह पहले से ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की दक्षता तक पहुंच चुका था और उसने अधिक चुनौतीपूर्ण प्रथम श्रेणी के कंपाउंड फॉर्मेशन सीख लिए थे, लेकिन वह अभी भी फाउंडेशन स्थापना चरण से बहुत दूर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर नहीं बन सका। तो इस अवधि के दौरान उसे कौन सी निर्माण विधियों का अध्ययन करना चाहिए? यौगिक संरचनाओं का अध्ययन जारी रखें। वह पहले से ही साधारण मिश्रित संरचनाओं से परिचित था और अधिक कठिन मिश्रित संरचनाओं के लिए केवल संरचना धुरी में उच्च शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए मोहुआ की दिव्य भावना अपर्याप्त थी, इसलिए वह उन्हें अभी नहीं सीख सकता था। लेकिन जहां तक यौगिक संरचनाओं के सिद्धांतों, खासकर पंचतत्व संरचना धुरी का सवाल है, मोहुआ पहले से ही उनसे परिचित था। आगे के अध्ययन से संरचना विधियों के बारे में उसके ज्ञान का दायरा और विस्तृत ही होगा, गहरी समझ हासिल नहीं होगी। उनका आगे अध्ययन करने पर मोहुआ को ये कुछ उबाऊ लगेगा। तो क्या उसे बड़े संरचनाओं का अध्ययन करना चाहिए? मोहुआ की बड़ी संरचनाओं के बारे में समझ बहुत सतही थी, उन्हें केवल इतना पता था कि वे मूलतः बड़ी संयुक्त संरचनाएं हैं, इसके अलावा उन्हें बहुत कम जानकारी थी। और यदि वह बड़ी संरचनाओं का अध्ययन करना भी चाहता था, तो अधिक से अधिक मोहुआ केवल अपने चेतना सागर में ताओवादी स्तंभ पर ही उनका अभ्यास कर सकता था, वह वास्तव में उन्हें चित्रित नहीं कर सकता था। क्योंकि बड़े फॉर्मेशन के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है, जिसमें बड़े फॉर्मेशन मीडिया, भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स और बहुत से लोग शामिल होते हैं। यह ऐसा काम नहीं था जिसे मोहुआ संभाल सके। इसके अलावा मोहुआ एक बात को लेकर भी उलझन में था, दिव्य अनुभूति। मोहुआ की दिव्य इंद्रिय पहले से ही बहुत प्रबल थी, क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर एक औसत साधक से भी अधिक प्रबल। यहां तक कि औसत प्रथम श्रेणी के गठन गुरु भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। लेकिन फाउंडेशन स्थापना चरण में किसी की दिव्य भावना की तुलना में मोहुआ में अभी भी बहुत कमी थी। मोहुआ की दिव्य भावना लगातार बढ़ती रही, ताओवादी स्तंभ की मदद से मजबूत होती गई और निर्माण विधियों के अभ्यास से परिष्कृत होती गई। भविष्य में जैसे जैसे उसका क्षेत्र आगे बढ़ेगा, उसकी दिव्य भावना भी बढ़ती रहेगी। तो क्या ऐसा कोई दिन आ सकता है जब वह, जिसने अभी तक अपना आधार स्थापित नहीं किया है, आधार स्थापना चरण में एक साधक की दिव्य भावना से मेल खाएगा? क्यूई शोधन क्षेत्र और फाउंडेशन स्थापना चरण में दिव्य भावना के बीच सीमा कहाँ है? ये बात मोहुआ की समझ से परे थी, इसलिए वह श्री जुआंग से मिलने गए। जब श्री जुआंग ने मोहुआ को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने आह भरी। इस बच्चे की दिव्य भावना फिर से मजबूत हो गई है। अब उसे यह नहीं पता था कि उसे पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मोहुआ ने श्री जुआंग को आदरपूर्वक अपना सम्मान दिया और फिर पूछा, सज्जन, क्या मुझे आगे यौगिक संरचनाओं का अध्ययन जारी रखना चाहिए? जैसा आप हमेशा करते आए हैं वैसा ही करते रहें, श्री जुआंग ने उत्तर दिया। ओह! मोहुआ को लगा कि यौगिक संरचनाओं का अध्ययन करना कुछ उबाऊ हो गया है, लेकिन वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। श्री जुआंग ने पूछा, इस बार आपके चेतना सागर में किस प्रकार की रहस्यमय संरचना का सामना हुआ? मोहुआ ने एक क्षण सोचा और उत्तर दिया, यह अभी भी 5 तत्व संरचना पैटर्न है, लेकिन रहस्य संरचना का स्तर उच्च है। ज्यादातर प्रथम श्रेणी संरचना विधियां हैं और इसमें कुछ मिश्रित संरचनाएं भी शामिल हैं। श्री जुआंग एक पल के लिए चुप हो गए, फिर आह भरते हुए बोले, ऐसी स्थिति में आपके लिए अपनी नींव स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। मोहुआ चौंक गया। श्री जुआंग ने कहा, पिछले दिनों मैंने हमारे संप्रदाय के उन पूर्ववर्तियों के नोट्स देखे हैं जिन्होंने स्वर्ग ज्ञान जुए तकनीक की साधना की है, और कुछ शोध के बाद और आपके सामने आए रहस्य निर्माण पर विचार करने के बाद मुझे एक समस्या का पता चला। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया जब उसने ध्यानपूर्वक सुना। स्वर्ग ज्ञान जुए तकनीक की अड़चनें हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, श्री जुआंग ने धीरे से कहा। मोहुआ थोड़ा हैरान हुआ। हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। क्या आपको अभी भी हेवन यान जुए तकनीक के मैनुअल में उल्लिखित छोटी छोटी बातें याद हैं? श्री जुआंग ने पूछा। मोहुआ ने एक क्षण के लिए याद किया और उत्तर दिया, बाधा दिव्य भावना में है, जो गैर निर्माण गुरुओं के लिए साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्या तो दैवीय संवेदना में है। श्री जुआंग ने मोहुआ की ओर देखा और कहा, तुम्हारी दैवीय संवेदना बहुत प्रबल है। दैवीय संवेदना जितनी प्रबल होगी, अड़चनें उतनी ही प्रबल होंगी। मोहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कमजोरी से पूछा, यदि मेरी दिव्य भावना कमजोर होती तो क्या स्वर्ग ज्ञान जुए की साधना अधिक आसान होती? मिस्टर जुआंग ने मोहुआ की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा।
अगर दिव्य ज्ञान कमजोर है तो रुकावट भी कमजोर होगी और स्वाभाविक रूप से तकनीक का असर भी कमजोर होगा। मो हुआ ने कुछ देर सोचा। हेवन यान जुए तकनीक का फायदा ये था कि इससे दिव्य इंद्रिय तीव्र और नियंत्रण अधिक शक्तिशाली हो जाता था, जिससे संरचना पैटर्न तेजी से बनाए जा सकते थे। लेकिन चूंकि उसकी अपनी दिव्य इंद्रिय असाधारण थी, इसलिए यह प्रभाव उसे थोड़ा कमजोर लगा। क्या आपको लगता है कि दिव्य इंद्रियों पर नियंत्रण उतना महत्वपूर्ण नहीं है? श्री जुआंग ने मो हुआ के विचारों को समझ लिया। मो हुआ ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। श्री जुआंग ने कहा, स्वर ज्ञान जुए का उद्देश्य चेतना सागर के माध्यम से संरचनाओं को हल करना और दिव्य इंद्रिय पर आपके नियंत्रण को प्रशिक्षित करना है। आप जितनी जटिल संरचना को हल करेंगे, सफलता के बाद आपकी दिव्य इंद्रिय पर नियंत्रण उतना ही तीव्र होगा। श्री जुआंग के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। दिव्य इंद्रिय पर नियंत्रण निर्माण गुरुओं और साधकों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस गति से संबंधित है जिस पर आप निर्माण करते हैं और मंत्रों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगता है। सरल शब्दों में कहें तो संरचनाएं अधिक तेजी से और अधिक संख्या में बनाई जाएंगी तथा मंत्रों का प्रयोग अधिक तेजी से किया जा सकेगा। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, तो ये तकनीक काफी प्रभावशाली है ना? जैसा कि मैंने अभी कहा, ये व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। श्री जुआंग की निगाहें केंद्रित हो गईं और उन्होंने कहा, दिव्य भावना जितनी प्रबल होगी, ये तकनीक उतनी ही अधिक बाघ को पंख लगाने के समान होगी। दिव्य भावना जितनी कमजोर होगी, ये तकनीक उतनी ही अधिक बेकार उपांग जैसी प्रतीत होगी। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। उनकी दिव्य भावना बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, न केवल कमजोर थी बल्कि बहुत मजबूत भी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने सही चुनाव किया था। हेवन यान जुए वास्तव में उसके लिए सबसे उपयुक्त तकनीक थी। मो हुआ को अंदर से कुछ आत्मसंतुष्टि महसूस हुई, लेकिन मिस्टर जुआंग ने उसके विचारों पर पानी फेरते हुए कहा, यद्यपि दिव्य भावना जितनी प्रबल होगी, तकनीक की प्रभावशीलता भी उतनी ही प्रबल होगी, लेकिन दूर करने के लिए बाधा भी अधिक प्रबल होगी तथा रहस्य निर्माण भी अधिक जटिल होगा। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। श्री जुआंग ने आगे कहा, क्यूई शोधन के मध्य चरण में आपके चेतना सागर में रहस्य निर्माण पहले से ही एक प्रथम श्रेणी का यौगिक निर्माण है। तो जब आप आधार स्थापना तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको रहस्य निर्माण के किस स्तर को हल करना होगा। मो हुआ ये सुनकर चौंक गया। यह एक बड़ा गठन नहीं हो सकता है ना? जरूरी नहीं। सच कहूं तो हालांकि लार्ज फॉर्मेशन प्रथम श्रेणी की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर को सीखना जरूरी नहीं समझा जाता। सज्जन, क्या मैं अब एक बड़ा गठन सीखने में सक्षम हूं? मो हुआ ने पूछा। अभी तक नहीं। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। यदि श्री जुआंग ने ऐसा कहा है तो फिलहाल वे अति महत्वाकांक्षी नहीं होंगे। अभी भी तकनीक से संबंधित समस्या का समाधान करना आवश्यक था। मो हुआ ने पूछा, यदि दिव्य भावना जितनी मजबूत होगी, बाधा भी उतनी ही मजबूत होगी, तो मुझे भविष्य में फाउंडेशन स्थापना की बाधा को कैसे दूर करना चाहिए? मिस्टर जुआंग ने मो हुआ की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, यह वास्तव में बहुत आसान है। आपकी दिव्य इंद्रिय को और भी मजबूत होना होगा। मो हुआ की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे एक समस्या का एहसास हुआ। सज्जन, यदि दिव्य ज्ञान प्रबल हो और बाधाएं और भी विकराल हो जाएं, तो चाहे मेरी दिव्य ज्ञान कितनी भी प्रबल क्यों न हो, क्या बाधाएं भी उसी अनुपात में प्रबल नहीं होंगी? यदि ऐसा है तो क्या केवल दिव्य ज्ञान को बढ़ाकर बाधाएं तोड़ना वास्तव में संभव है? श्री जुआंग की निगाहें तेज हो गईं। इसलिए आपकी दिव्य भावना का विकास अपनी सीमा से आगे बढ़ना चाहिए। मो हुआ का दिल ठंडा पड़ गया। क्यूई शोधन और नींव स्थापना की सीमा। बिल्कुल, श्री जुआंग ने सिर हिलाया। तो क्यूई शोधन क्षेत्र और फाउंडेशन स्थापना चरण में दिव्य भावना के बीच वास्तव में कितना अंतर है? मो हुआ ने पूछा। श्री जुआंग ने कहा, एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति परिसंचरण द्वारा मापी जाती है, जबकि एक साधक की दिव्य भावना को समान रूप से मापना काफी कठिन है। एक सामान्य विधि यह है कि साधक की दिव्य इंद्रिय की शक्ति को उसकी सीमा के आधार पर मापा जाए। क्यूई शोधन क्षेत्र के साधक आमतौर पर अपनी दिव्य इंद्रिय को लगभग 10 से 20 झांक की दूरी तक बढ़ा सकते हैं। जिनकी दिव्य इंद्रिय प्रबल होती है वे इससे और आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि जिनकी दिव्य इंद्रिय कमजोर होती है वे इसे और पास तक बढ़ा सकते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया। जब वह मंत्रों का जाप करता था तो वह अपनी मजबूत दिव्य इंद्रिय का लाभ अधिक दूरी तक उठाता था, जिससे उसे कुछ लाभ मिलता था। लेकिन यह विधि सटीक नहीं है। कुछ साधक स्वाभाविक रूप से अपनी दिव्य भावना को और आगे प्रक्षेपित करते हैं, फिर भी उनकी दिव्य भावना की शक्ति औसत ही होती है।
हो सकता है कि अन्य लोग अपनी दिव्य भावना को प्रक्षेपित करने में कुशल न हो, लेकिन चेतना का सागर बहुत प्रबल है और उनकी दिव्य भावना गहन है। दिव्य अनुभूति को मापने का सबसे सटीक तरीका ड्राइंग फॉर्मेशन के माध्यम से है। संरचना का चित्रण। मुंह हुआ थोड़ा चौंका। संरचना पैटर्न की संख्या। बिल्कुल, श्री ज्वांग ने सिर हिलाया। जिस तरह एक फॉर्मेशन मास्टर एक फॉर्मेशन के मानक को निर्धारित करने के लिए फॉर्मेशन पैटर्न की संख्या का उपयोग करता है, दिव्य भावना की ताकत को मापने के लिए फॉर्मेशन पैटर्न की संख्या का उपयोग करना सबसे सटीक तरीका है। सामान्यतः एक क्यूई शोधन प्रथम स्तर का साधक एक ही निर्माण पैटर्न बना सकता है, जिसका अर्थ है कि दिव्य इंद्रिय एक पैटर्न पर है। यदि वे दो निर्माण पैटर्न बनाते हैं तो दिव्य इंद्रिय दो पैटर्न पर होती है, और इसी प्रकार जब तक कि 9 निर्माण पैटर्न दिव्य इंद्रिय के अधिकतम 9 पैटर्न का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और दिव्य ज्ञान के 9 पैटर्न एक क्यूई शोधन साधक के लिए चरम सीमा है। मुंह हुआ ने मन ही मन सोचा, तो एक नींव निर्माण साधक की दिव्य भावना 10 पैटर्न है। श्री ज्वांग ने सिर हिलाया। केवल एक पैटर्न का अंतर। मुंह हुआ दंग रह गया। श्री ज्वांग की मुस्कान में उपहास का भाव था। ऐसा लगता है कि इसमें केवल एक पैटर्न का अंतर है, फिर भी दिव्य अनुभूति की मात्रा दोगुनी है। मुंह हुआ हैरान रह गया, इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? श्री ज्वांग ने समझाया, चूंकि ची शोधन के 9वें स्तर से नींव स्थापना चरण तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक शक्ति का संघनन शामिल होता है, इसलिए दिव्य बोध भी दोगुना हो जाएगा। इस प्रकार द्वितीय श्रेणी की संरचना प्राप्त करने वाला एक नींव निर्माण साधक 9वें स्तर के ची शोधन की तुलना में दोगुनी मात्रा में दिव्य बोध के साथ आरंभ करता है। क्यूई शोधन के लिए 9 पैटर्न, आधार स्थापना के लिए 10 पैटर्न। केवल जब 9 पैटर्न वाली दिव्य इंद्रिय दोगुनी हो जाती है तभी वह 10 पैटर्न वाली दिव्य इंद्रिय के परिमाण तक पहुंच सकती है। और ये दुगुना होना, यह अंतर दिव्य अनुभूति की सीमा है तथा साधकों के लिए दुर्गम खाई भी है। मुंह हुआ अंदर से हैरान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमेशा महसूस किया कि प्रथम श्रेणी के 9 पैटर्न वाले फॉर्मेशन मास्टर बनने के बाद से उसकी दिव्य भावना का सुधार धुंध के असीम समुद्र की तरह था, जिसके किनारे को देखना असंभव था। पता चला कि असमानता बहुत बड़ी थी, खाई बहुत गहरी थी। क्या क्यूई शोधन क्षेत्र में किसी व्यक्ति के लिए फाउंडेशन स्थापना चरण की 10 पैटर्न वाली दिव्य भावना प्राप्त करना संभव है? मुंह हुआ ने कमजोर स्वर में पूछा। ये संभव है। श्री ज्वांग ने मुंह हुआ की ओर देखा। उनके शब्दों में महत्वपूर्ण अर्थ था। मुंह हुआ ने राहत की सांस ली। जब तक संभव था उतना ही काफी था। अचानक उसका दिल धड़क उठा जब उसे यह एहसास हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि रहस्य निर्माण को अनलॉक करने, अड़चन को तोड़ने और एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बनने के लिए मुझे फाउंडेशन स्थापना चरण के बराबर दिव्य भावना प्राप्त करनी होगी? ये देखकर कि वह समझ गया है, श्री ज्वांग ने सिर हिलाया और कहा, सही है। दिव्य इंद्रिय जितनी प्रबल होगी, अड़चन भी उतनी ही प्रबल होगी, लेकिन साधना की अड़चन चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह अंततः ची शोधन अवस्था के लिए ही है। एक बार जब आपकी दिव्य इंद्रिय ची शोधन अवस्था की सीमाओं को पार कर जाती है, तो आप स्वाभाविक रूप से अड़चन को तोड़ पाएंगे। इसका अर्थ ये भी है। श्री ज्वांग ने मुंह हुआ की ओर देखा और धीरे से कहा, अन्य साधकों को उस अवस्था की दिव्य अनुभूति प्राप्त करने के लिए आधार स्थापना चरण तक पहुंचना आवश्यक है, लेकिन आप अलग हैं। आधार निर्माण साधक बनने के लिए आपको पहले आधार स्थापना चरण की दिव्य अनुभूति प्राप्त करनी होगी। हुआ पूरी तरह से अचंभित था। आधार निर्माण साधक बनने के लिए उसे आधार दिव्य ज्ञान की आवश्यकता थी, और आधार निर्माण साधक बनने के लिए उसके पास आधार दिव्य ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि कहावत है, सर्वश्रेष्ठ तैराक भी डूब सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ सवार भी गिर सकते हैं। मूलतः उनकी प्रबल दिव्य भावना एक लाभ थी, लेकिन अब यह एक बाधा बन गई थी। मुंह हुआ ने चुपचाप इसे मजबूत करने के तरीके गिनाए। प्रथम, उसका वर्तमान क्षेत्र क्यूई शोधन की 7वीं परत थी, और 8वीं या 9वीं परत तक पहुंचने से उसकी दिव्य भावना में वृद्धि होगी। दूसरे, वह ताओवादी स्तंभ पर संरचनाओं का अभ्यास कर सकता था। सामान्यतः आरेखन संरचनाएं दिव्य इंद्रिय को प्रशिक्षित कर सकती हैं, जिससे कुछ वृद्धि होती है। इसीलिए एक संरचना गुरु की दिव्य इंद्रिय एक सामान्य साधक की तुलना में अधिक प्रबल होती है। हालांकि ताओवादी स्तंभ पर आकृतियां बनाने से विचारों में स्पष्टता और समझ की झलक मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की दिव्य अनुभूति में अधिक उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा मुंह हुआ अपनी दिव्य भावना को मजबूत करने के लिए किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सका।
मो हुआ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, सज्जन, क्या मेरे लिए अपनी नींव स्थापित करने से पहले फाउंडेशन डिवाइन सेंस प्राप्त करना वास्तव में संभव है? बिना कोशिश किए तुम्हें कैसे पता चलेगा? श्री जुआंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं। जिस गति से आपकी दिव्य भावना बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह असंभव नहीं है। मो हुआ ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। सज्जन, क्या दिव्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई अन्य तरीके हैं? सोचते हुए मो हुआ की आंखें अचानक चमक उठीं। उदाहरण के लिए, वह चिंतन मानचित्र जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। चिंतन मानचित्र। श्री जुआंग ने एक पल सोचा, उनकी निगाहें गहरी होती गईं। चिंतन मानचित्र अत्यंत दुर्लभ है और इसमें बहुत बड़ा खतरा छिपा है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, इसे छूना ही बेहतर है और इस पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मो हुआ के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। श्री जुआंग ने आगे कहा, इसके अलावा और कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप सिर्फ ड्राइंग फॉर्मेशन पर भरोसा कर सकते हैं, ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं और ज्यादा सीख सकते हैं। हालांकि आप जिन चीजों का अभ्यास करते हैं वे कुछ अलग हो सकती हैं। श्री जुआंग ने अपनी छाती से एक पुस्तिका और एक प्राचीन निर्माण आरेख निकाला। ये एक निर्माण विखंडन पर विश्लेषण है और एक विशेष निर्माण विधि है। मो हुआ ने मिस्टर जुआंग की ओर देखा। सज्जन, क्या आपने ये मेरे लिए पहले से तैयार कर रखे हैं? अन्यथा विषय समाप्त होते ही वह उन्हें अपनी छाती से कैसे निकाल सकता था? मिस्टर जुआंग ने मो हुआ की तरफ असहाय भाव से देखा। बच्चा बहुत चालाक था। तैयार रहने का मतलब है सफलता सुनिश्चित है और तैयार न होने का मतलब है असफलता। सीखने और सिखाने का प्रयास एक ही है, श्री जुआंग ने निर्देश दिया। मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। राक्षस शिकार के मामले में भी यही बात लागू होती है। किसी भी मामले को समझदारी से निपटाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। श्री जुआंग ने फॉर्मेशन ब्रेकडाउन पर विश्लेषण की ओर इशारा करते हुए कहा, यह फॉर्मेशन को तोड़ने पर आधारित एक फॉर्मेशन पुस्तक है। इसमें कुछ जटिल सिद्धांत हैं जो उस पुस्तक से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो मैंने आपको पहले दी थी। आप इसे वापस ले जाए, ध्यान से देखिए और जब भी समय मिले फॉर्मेशन को तोड़ने का अभ्यास कीजिए। संरचनाओं को चित्रित करने से दिव्य ज्ञान को प्रशिक्षित किया जा सकता है और संरचनाओं को तोड़ने से भी ऐसा ही किया जा सकता है और प्रशिक्षण के परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं। मो हुआ ने फिर दूसरे फॉर्मेशन की ओर देखा, और इस फॉर्मेशन विधि के बारे में क्या? ये निर्माण विधि आपकी दिव्य इंद्रिय को प्रशिक्षित करने के लिए भी है, श्री जुआंग ने उत्तर दिया। मो हुआ ने हैरान होकर फॉर्मेशन की ओर देखा। ये फॉर्मेशन विधि अधूरी लगती है। श्री जुआंग ने सिर हिलाया और कहा, अधूरा ही काफी है, आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पूरा नहीं कर पाए? मो हुआ ने चौंकते हुए गौर से देखा। सज्जन, क्या ये प्रथम श्रेणी की निर्माण विधि है? इसमें 9.5 निर्माण पैटर्न क्यों हैं? क्या यह नहीं कहा गया है कि प्रथम श्रेणी के एक एकल फॉर्मेशन में अधिकतम 9 फॉर्मेशन पैटर्न ही हो सकते हैं? श्री जुआंग की निगाहें गहरी हो गईं, उनकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? ताओवादी दरबार में पद उनके नियमों के अनुसार निर्धारित होते हैं, लेकिन स्वर्गीय ताओ में अपनी विसंगतियां हैं और वह मानवीय मानकों के दायरे में काम नहीं करता। 9 पैटर्न प्रथम श्रेणी के हैं, 10 पैटर्न द्वितीय श्रेणी के हैं और 10 पैटर्न वाला प्रथम श्रेणी स्वर्गीय दाओ की विसंगतियों में से एक है। इस उल्टी आत्मा संरचना में 10 प्रथम श्रेणी संरचना पैटर्न शामिल हैं, जो स्वर्गीय ताओ की एक विसंगति है जो ताओवादी न्यायालय संरचनाओं के पारंपरिक दायरे में नहीं है। मो हुआ को शब्दों से परे आश्चर्य हुआ। यह ऐसे गहन निर्माण ज्ञान के साथ उसका पहला संपर्क था। गंभीर भाव और गंभीर निगाहों के साथ मो हुआ ने उल्टे आत्मा निर्माण आरेख को फिर से देखा और उसे श्रद्धा की भावना से पकड़ लिया। कागज देहाती था, पैटर्न रहस्यमय था, संरचना धुरी अस्पष्ट थी और एक नज़र में ही उसे एक अवर्णनीय रहस्य का एहसास हुआ। जैसा कि श्री जुआंग अक्सर कहा करते थे, ये स्वर्गीय दाओ के विकास में विसंगतियों की भावना से भरा हुआ था। इसके अलावा संरचना आरेख का एक कोना गायब था जो इसके गहन और महत्वपूर्ण मूल की ओर संकेत करता है। मो हुआ ने सावधानी से पूछा, क्या ये संरचना आरेख अधूरा है क्योंकि यह संचरण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था? नहीं, श्री जुआंग ने सहजता से कहा, मैंने इसे बस फाड़ दिया। मो हुआ के विचार एक पल के लिए अस्तव्यस्त हो गए। एक पूर्ण रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन बहुत कठिन है, आप इसे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैंने एक कोना फाड़ दिया और आपके लिए इसे सीखना आसान बनाने के लिए 9.5 पैटर्न छोड़ दिए। एक पल के लिए मो हुआ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये कहना कठिन है कि श्री जुआंग विचारशील हैं या हमेशा आश्चर्य से भरे रहते हैं।
10 पैटर्न वाली एक प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि बहुत कीमती होनी चाहिए, बस इसे ऐसे ही फाड़ देना। मो हुआ ने फुसफुसाया। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम साधक वैसे भी सीख सके। इसे रखना तो बस धूल इकट्ठा करने के समान होगा। श्री जुआंग ने कहा, तुम अच्छी तरह से अध्ययन करो और अगर तुम इन 9.5 पैटर्न में निपुण हो गए तो मैं तुम्हें एक पूरा सेट दूंगा। जी हाँ सज्जन। तभी मुहुआ को कुछ याद आया। उल्टा आत्मा निर्माण शब्द जाना पहचाना सा लग रहा था। एक पल सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, क्या रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन का उपयोग फॉर्मेशन आई को तोड़ने के लिए किया जाता है? किसी संरचना की संरचना आंख आमतौर पर एक आत्मा एकत्रीकरण व्यूह होती है और आत्मा एकत्रीकरण व्यूह को भंग करने के लिए उल्टी आत्मा संरचना का उपयोग किया जाएगा। हालांकि मुहुआ ने कई फॉर्मेशन पुस्तकों को खंगाला था, लेकिन उसे रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन एक गहन प्रकार का पैटर्न है जो आमतौर पर कुलीन परिवारों और संरचनाओं में कुशल कुलों के बीच पारित किया जाता है और बाहरी लोगों के साथ आसानी से साझा नहीं किया जाता है। मुहुआ को अब जाकर समझ आया। 10 पैटर्न वाली पहली कक्षा स्वर्गीय दाव की विसंगतियों में से एक, महान कुलों की विरासत। कोई आश्चर्य नहीं कि यह सामान्य निर्माण पुस्तकों में दर्ज नहीं है। श्री जुआंग ने सिर हिलाया, तो ये दोनों कार्य वास्तव में एक ही है, संरचनाओं को तोड़ना। अपनी दिव्य इंद्रिय को प्रशिक्षित करने के लिए संरचनाओं को तोड़ना सीखना। एक है पैटर्न को तोड़ना सीखना और दूसरा है उल्टी आत्मा संरचना सीखना, संरचना नेत्र को तोड़ना। वे अलग अलग रास्तों से एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं। मुहुआ को अचानक एहसास हुआ और उसने अपने दिल में उसकी प्रशंसा की। ये सचमुच श्री जुआंग की दूरदर्शिता के अनुरूप था। इसके बाद उसने सोचा, उसे बस इतना करना है कि संरचनाओं को तोड़ने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी दिव्य भावना को प्रखर करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तक उनकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से मजबूत थी, फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की आशा थी। वैसे सज्जन, मुहुआ को एक और संदेह हुआ और उसने पूछा, बौद्धिक मनोरंजन और दिव्य इंद्रिय के प्रशिक्षण के अलावा क्या संरचनाओं को तोड़ने का कोई व्यावहारिक उपयोग है? मुहुआ ने जो सीखा उससे लागू करने के सिद्धांत का पालन किया। उनका मानना था कि अगर कुछ सीखा नहीं जा सकता तो उसे सीखना व्यर्थ होगा। श्री जुआंग की निगाहों में मनोरंजन का भाव था। बेशक संरचनाओं को तोड़ने से स्वाभाविक रूप से अन्य संरचनाएं भी टूट जाती हैं। आमतौर पर आप बल या आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके भी किसी संरचना को तोड़ सकते हैं, है ना? क्या संरचनाओं को तोड़ने से कोई लाभ मिलता है? इन्हें तोड़ना बहुत क्रूर है और बहुत शोर भी करता है। श्री जुआंग ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा और फिर आगे कहा, संरचनाओं को तोड़ना कहीं ज्यादा चतुराई भरा काम है। इसके तरीके बेहद गुप्त हैं, देवताओं और भूतों को पता भी न चले। आप किसी की संरचना तोड़ सकते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। मुहुआ ने सिर हिलाया, उसे समझ आने लगा। एक और बात है, श्री जुआंग ने आगे कहा, फॉर्मेशन को तोड़ने से न केवल फॉर्मेशन विधि नष्ट हो सकती है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी का ताओवादी हृदय भी नष्ट हो सकता है। ताओवादी हृदय, जब आप उन संरचनाओं को जिन पर अन्य निर्माण गुरु गर्व करते हैं तोड़ेंगे तो उनका ताओवादी हृदय डगमगा जाएगा। जिनका ताओवादी हृदय कमजोर है वे तो पूरी तरह से टूट भी सकते हैं। श्री जुआंग के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, उनके सुंदर चेहरे पर शरारत झलक रही थी। मुहुआ ने उसे अजीब तरह से देखा। सज्जन, क्या आपने पहले भी अक्सर ऐसा किया है? मिस्टर जुआंग ने अपनी पतली उंगलियां मुहुआ के बालों में फिराईं। तुम फिर से बहुत सारे सवाल पूछ रही हो। मुहुआ हंसा। मिस्टर जुआंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ और ठीक से पढ़ाई करो। एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर को न सिर्फ फॉर्मेशन बनाना आना चाहिए, बल्कि उन्हें तोड़ने में भी निपुण होना चाहिए। जी हाँ सज्जन। मुहुआ ने सावधानीपूर्वक फॉर्मेशन ब्रेकडाउन पर विश्लेषण और अधूरे रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन को अपने स्टोरेज बैग में रखा, फिर जाने से पहले श्री जुआंग को प्रणाम किया। मुहुआ को जाते देख श्री जुआंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और आह भरते हुए बोले, इस शिष्य को सिखाना आसान नहीं है। बूढ़ा कोई उसके पास प्रकट हुआ। उसका व्यवहार शांत था जब उसने कहा, आपने उसके लिए एक अच्छी साधना तकनीक चुनी है। श्री जुआंग ने उनके स्वर में व्यंग्य को भांप लिया और वे परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने टिप्पणी की, अगर वह एक फॉर्मेशन मास्टर बनने की इच्छा रखता है तो दिव्य ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान को प्रखर करना फॉर्मेशन सीखने और साधना के स्तरों को पार करने के लिए सुविधाजनक है। यह एक तीर से दो पक्षियों को मारने जैसा है। क्या आपने कभी किसी साधक को आधार स्थापना तक पहुंचने से पहले ही आधार स्थापना के लिए पर्याप्त दिव्य ज्ञान के साथ देखा है?
धर्मग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन मैंने स्वयं इसे नहीं देखा है। श्री जुआंग की निगाहें गलियारे से आगे आंगन से होकर महुआ पर टिक गईं, जो बड़े टिड्डे के पेड़ के नीचे बाएं परिवार के भाई बहनों के साथ बात कर रही थी। इसलिए मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बूढ़ी कुई की निगाहें थोड़ी तेज हो गईं, यह कोई आसान काम नहीं होगा। श्री जुआंग ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है। हालांकि मैंने पहले इस तकनीक की क्षमता को कम करके आंका था। अगर ये हेवन यान जुए किसी सफलता की ओर ले जा सकता है, तो कोई भी कीमत चुकाने लायक है। ये सुनकर बूढ़ी कुई दंग रह गई। श्री जुआंग ने दूर तक देखा, उनकी निगाहें महुआ पर टिकी थीं, उनकी आंखों में धीरे धीरे गहरी गहराई आ रही थी। स्वर्ग ज्ञान, स्वर्गीय दाव विकसित होता है। हुआ के घर लौटने के बाद उन्होंने श्री जुआंग के निर्देशों का पालन किया और फॉर्मेशन ब्रेकडाउन पर विश्लेषण का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह अपनी छोटी सी मेज पर लेटा हुआ था, पहले तो सरसरी तौर पर फॉर्मेशन ब्रेकडाउन पर विश्लेषण को पलट रहा था और फिर जो उसने पहले सीखा था उससे उसकी तुलना कर रहा था तथा अपने ज्ञान में किसी भी कमी की जांच कर रहा था। जिन अवधारणाओं में वह पहले से ही पारंगत थे, उन्हें उन्होंने छोड़ दिया और जो उन्हें समझ नहीं आईं या जो उन्हें बिल्कुल उलझाने वाली लगी, उन्हें लिख लिया। फिर उन्होंने उन पर धीरे धीरे गौर किया और उन पर विस्तार से विचार किया। 2 घंटे बिताने और एक मोटा अनुमान बनाने के बाद महुआ ने फॉर्मेशन ब्रेकडाउन पर विश्लेषण पैक कर लिया। अभी के लिए इतना ही काफी था। उसके दिमाग में एक रूपरेखा तैयार थी। संरचना तोड़ने के दौरान जब भी कोई विशिष्ट समस्या आती तो वह उसे देख सकता था। इसके बाद महुआ ने ध्यानपूर्वक एक प्राचीन संरचना आरेख खोला और उल्टी आत्मा संरचना का अध्ययन करना शुरू किया। उल्टी आत्मा संरचना 5 तत्व संरचनाओं की श्रेणी में नहीं आती थी। यह एक विशेष प्रकार की संरचना थी जिसे महुआ ने पहले कभी नहीं सीखा था। रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन पैटर्न, फॉर्मेशन पिवट और ड्राइंग की तकनीक सभी विशिष्ट थे और भले ही यह अभी भी फॉर्मेशन से संबंधित था, इसे चित्रित करने की अनुभूति पूरी तरह से अलग थी। महुआ को घबराहट और उत्सुकता दोनों महसूस हुई। वह घबराया हुआ था क्योंकि रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन वास्तव में बहुत कठिन था और वह नहीं जानता था कि वह इसे सीख पाएगा या नहीं। उन्हें ये दिलचस्प लगा क्योंकि यद्यपि रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन और पंच तत्व फॉर्मेशन दोनों ही फॉर्मेशन थे, वे पूरी तरह से अलग थे, यहाँ तक कि मूल रूप से प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन से अलग थे। प्रथम श्रेणी के 10 पैटर्न, स्वर्गीय दाव की विसंगतियां जो ग्रेड तक सीमित नहीं है, इसने महुआ की संरचनाओं की स्थापित समझ को विकृत कर दिया। उसी समय महुआ को भी उम्मीद महसूस हुई। इस दुनिया में कई संरचना श्रेणियां और सुपर ग्रेड संरचनाएं थीं जिन्हें स्वर्गीय दाव की विसंगतियां माना जाता था, जिन्हें उन्हें अभी तक खोजना था। ये संरचनाएं कुलों, संप्रदायों, ताओवादी न्यायालय या कुछ अज्ञात ताकतों द्वारा रखी गई थीं, या फिर वे प्राचीन विद्यालयों, गुफाओं में रहने वाले अवशेषों, पुराने किसानों की कब्रों, वन्य भूमि, असीम समुद्रों या शायद विशाल नौ राज्य के भीतर किसी अस्पष्ट कोने में अवशेष हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या वह एक दिन 9 राज्यों की यात्रा कर सकेंगे और प्राचीन संरचनाओं की खोज कर सकेंगे। यदि वह इन सभी संरचनाओं को सीख सकता है, तो क्या वह वास्तव में आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट करने की दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। महुआ ने एक क्षण के लिए इस संभावना पर विचार किया, फिर उसने अपने विचारों पर लगाम लगाई और खुद को 2 बार चेतावनी दी, बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो, बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो। फिर उन्होंने रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। महुआ ने फॉर्मेशन पैटर्न को याद करना शुरू किया और दोपहर 1 बजे के बाद उन्होंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी दिव्य भावना चेतना के सागर में डूब गई तथा ताओवादी स्तंभ पर निर्माण का अभ्यास करने लगी। श्री जुआंग ने महुआ को जो उल्टी आत्मा संरचना दी थी, उसमें केवल 9.5 पैटर्न थे। महुआ ने अभी 9 से कुछ अधिक पैटर्न ही बनाए थे कि उसकी दिव्य इंद्रिय समाप्त हो गई, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। महुआ ने पैटर्न मिटा दिए और अपने दिव्य बोध को पुनः याद किया और विचार में डूब गया। यद्यपि यह उल्टी आत्मा संरचना केवल 9.5 पैटर्न की थी, लेकिन इसमें प्रयुक्त दिव्य इंद्रियों की मात्रा वास्तव में सामान्य 9 पैटर्न संरचनाओं से कहीं अधिक थी। 9 पैटर्न की सीमा है और इस सीमा से परे दिव्य भावना की अथाह खाई है। महुआ ने आह भरी, लेकिन यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। जैसा कि श्री जुआंग ने कहा था, दिव्य ज्ञान के अपने वर्तमान स्तर के साथ उन्हें अभी तक उल्टी आत्मा संरचना को चित्रित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। महुआ का लक्ष्य अभी भी रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन के अभ्यास का उपयोग करके अपनी चेतना के सागर को निखारना और अपनी दिव्य भावना को मजबूत करना था।
वह गठन विधि में निपुणता प्राप्त कर सकता है या नहीं, ये गौण महत्व का था। जब तक उसकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से प्रबल रहेगी, महुआ के पास फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने के साधन होंगे। और जब तक उसकी दिव्य भावना पर्याप्त रूप से प्रबल रहेगी, पर्याप्त अभ्यास के साथ कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं होगी जिसे वह सीख न सके। अगर वह इसे नहीं सीख पाता तो वह और अभ्यास करता, दर्जनों बार, सैकड़ों बार या हजारों बार। आखिरकार वह इसमें महारत हासिल कर लेता। महुआ ने रात भर इसी तरह अभ्यास किया, मूल रूप से उल्टी आत्मा संरचना से परिचित हो गया और अपनी दिव्य भावना को बढ़ा लिया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। साधारण प्रथम श्रेणी की संरचनाएं अब महुआ के लिए कोई चुनौती पेश नहीं करती थीं, और वे उसकी दिव्य भावना के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण प्रदान करती थीं। यौगिक संरचनाओं के लिए दिव्य संवेदना की तीव्रता पर्याप्त थी, लेकिन चूंकि यह कई निम्न श्रेणी के पैटर्न के साथ संरचना धुरी पर केंद्रित थी, इसलिए यह एक लंबी, अकुशल प्रक्रिया थी जो पैटर्न की गहरी समझ प्रदान नहीं करती थी। इसके विपरीत रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन द्वारा प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान का प्रशिक्षण पहले से ही मजबूत था। अब रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन का अभ्यास करते हुए एक रात में उसकी दिव्य अनुभूति में जो वृद्धि हुई, वह उससे कहीं अधिक थी जो उसने पहले 2 रातों में प्राप्त की होती। सारी रात निर्माण विधि का अभ्यास करने के बाद भी उनकी दिव्य इंद्रियां अभी भी सक्रिय थीं, लेकिन मानसिक रूप से वे कुछ थका हुआ महसूस कर रहे थे। महुआ ने अपना दिमाग खाली किया और थोड़ी देर आराम किया, और जल्द ही सुबह के 6 बज गए। सुबह का सूरज अभी उग रहा था, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत था। दिन की योजना सुबह में होती है। महुआ ने हमेशा की तरह कुछ देर तक अभ्यास किया और फिर खिड़की से बाहर धीरे धीरे उगते सुबह के सूरज और आकाश में फैली चमक को देखा और खुश महसूस किया। उसके बाद जब तक वह उल्टी आत्मा संरचना पर ध्यान करता रहा, यौगिक संरचना का आकस्मिक अध्ययन करता रहा और संरचनाओं को तोड़ने का अभ्यास करता रहा, उसकी दिव्य भावना उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ धीरे धीरे बढ़ती रही और अंततः फाउंडेशन स्थापना का दिन आ गया। आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण, दिव्य भावना का द्विगुणन, महान दाव की नींव रखना। जब तक वह अपनी नींव स्थापित कर पाता, तब तक वह ताओ साधना के मार्ग पर एक बड़ा कदम उठा चुका होता। अपनी नींव स्थापित करने के लिए महुआ ने अपनी दिव्य भावना को परिष्कृत करना शुरू किया, लेकिन यह एक रात में होने वाला कार्य नहीं था। इसके अलावा महुआ को एक और काम करना था, वह था आंतरिक पर्वत में प्रवेश करना। वह आउटर माउंटेन से बहुत परिचित था। उसने नक्शे बनाए थे, जड़ी बूटियां, खनिज और मसाले एकत्र किए थे तथा राक्षस जानवरों को मारा था, हालांकि यह सब संरचनाओं की मदद से किया गया था। बाहरी पर्वत पर जाने में अब उसकी कोई रुचि नहीं रही। उसी समय महुआ को प्रथम श्रेणी के बाद के चरणों का मॉन्स्टर ब्लड भी चाहिए था। बाहरी पर्वत के राक्षस जानवर अधिकांशतः प्रथम श्रेणी के मध्य चरण में थे और उनके रक्त को आध्यात्मिक स्याही के साथ मिलाकर प्रथम श्रेणी की संरचनाएं बनाने से संरचनाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती थी। आंतरिक पर्वत अलग था। राक्षस जानवर मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी के बाद के चरणों के थे, जिनमें मजबूत रक्त की हुई और बेहतर गुणवत्ता वाले राक्षस रक्त थे, जिससे संरचनाएं और भी मजबूत हो गईं। आध्यात्मिक स्याही की गुणवत्ता संरचनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। यद्यपि महुआ का अभी तक मूल्यांकन नहीं हुआ था, वो प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर थे और केवल फॉर्मेशन मानकों के संदर्भ में वो प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स के शिखर के करीब थे। अल्पावधि में महुआ के निर्माण कौशल में महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखेगा, इसलिए एकमात्र विकल्प संरचनाओं की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक स्याही की गुणवत्ता में सुधार करना था। महुआ मोशान को ढूंढने गया और उससे कहा कि वह आंतरिक पर्वत में प्रवेश करना चाहता है। 7वें स्तर के क्यूई शोधन साधक के रूप में महुआ साधना के बाद के चरणों में था और उसके पास पहले से ही आंतरिक पर्वत में प्रवेश करने की प्रारंभिक योग्यता थी। मोशान स्वाभाविक रूप से असहमत थे। आंतरिक पर्वत का वातावरण अधिक खतरनाक था, राक्षस जानवर अधिक भयंकर थे तथा वहां अज्ञात पहचान और नैतिक प्रवृत्ति वाले अन्य साधक भी थे। पहाड़ी इलाका खतरनाक था, राक्षस जानवर क्रूर थे, लेकिन सबसे खतरनाक चीज अभी भी मानव हृदय था। महुआ ने कहा, पिताजी, मेरी गतिशीलता तकनीक में सुधार हुआ है, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। उनकी सफलता के बाद से दिव्य भावना और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि हुई थी और स्वर्गीय यानजुए तकनीक के प्रभाव और भी मजबूत हो गए थे। दिव्य इंद्रिय द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने और फिर आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके शरीर को प्रभावित करने के साथ जल पासिंग सटेप गतिविधि तकनीक के प्रयोग में स्वाभाविक रूप से सुधार हुआ।
मो शान थोड़ा चौंका और एक पल सोचने के बाद बोला, तो फिर चलो एक जोरदार मुकाबला करते हैं। मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा और तुम अपनी चाल ढाल से बच निकलना। अगर तुम मुझसे बच गए तो मैं तुम्हें इन माउंटेन में जाने दूंगा। मो हुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। दोपहर में पिता और पुत्र ने छोटे से आंगन में 2 घंटे तक अपनी अपनी गति तकनीकों का अभ्यास किया। मो शान क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर थे और हाल ही में उन्हें प्रचुर मात्रा में आत्मा रत्न प्राप्त हुए थे। अथक अभ्यास से उनकी साधना लगभग 9 स्तरीय पूर्णता तक पहुंच गई थी। उनकी गतिशीलता तकनीक, जो वर्षों के राक्षस शिकार और जीवन मरण के संघर्ष से उत्पन्न हुई थी, सरलता और व्यवहारिकता पर आधारित थी, जिसमें स्वच्छ और तीक्ष्ण चाल थी। इसके बावजूद मो शान ने पाया कि वह अब मो हुआ को पकड़ नहीं सकता था, और यहां तक कि उसका स्थान भी पता करना बहुत मुश्किल हो गया था। मो हुआ की दिव्य अनुभूति बहुत प्रबल थी। दिव्य अनुभूति जितनी प्रबल होती है, उसकी उपस्थिति उतनी ही गुप्त और मायावी होती है। यदि वह मो हुआ की आकृति को अपनी आंखों से पकड़ने की कोशिश करता तो वह अनिश्चित जलमार्गी सीढ़ी से धोखा खा सकता था, जो पानी की तरह बहती थी। मो शान के दिमाग में केवल एक ही तरीका आया कि वह मो हुआ को थका दे, उसकी आध्यात्मिक शक्ति के समाप्त होने और उसके संचार के सुस्त होने की प्रतीक्षा करे, फिर अपने बेटे मो हुआ की सांस से परिचित होने का उपयोग करते हुए वह उसे महसूस करके पकड़ने की कोशिश करेगा। यह एकमात्र तरीका था जिससे मो शान मो हुआ की रक्षा में खामी ढूंढ सकता था। यह एक विधि से कम और एक रक्तरेखा दमन से अधिक था। 2 घंटे तक चले युद्ध के बाद केवल इसी माध्यम से मो शान मो हुआ को मुश्किल से 2 बार पकड़ सका। बाकी समय वह मो हुआ के कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सका। मो शान ने अंततः पुष्टि की कि जब तक एक आधार निर्माण साधक कोई कदम नहीं उठाता, एक साधारण 9वें स्तर का क्यूई शोधन साधक मो हुआ का सामना नहीं कर सकता। जब तक मो हुआ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देता, तब तक वह अपनी गति तकनीक को निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन उसका बेटा चतुर था। यदि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त होती और परिस्थिति प्रतिकूल होती, तो वह निश्चित रूप से जल्दी ही खिसक जाता। फाउंडेशन स्थापना के तहत एक अजेय आंदोलन तकनीक। मो शान को आश्चर्य भी हुआ और राहत भी। उसने आह भरी और फिर मो हुआ को आंतरिक पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हुआ के आंतरिक पर्वत में प्रवेश करने से पहले एल्डर यू ने चुपके से उसे एक राक्षस शिकार टोकन दे दिया। इसे रखो और तुम एक आधिकारिक मॉन्स्टर हंटर माने जाओगे। मो हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैं राक्षस शिकार समारोह में शामिल हुए बिना राक्षस शिकारी बन सकता हूँ? पहले वह आध्यात्मिक खदानों की रखवाली का प्रभारी था और बाद में उसने एक कलाकृति शोधनशाला और कीमिया का व्यवसाय स्थापित किया। इतने सारे आयोजनों के बाद और चूंकि वह साधना और संरचनाएं बनाने में व्यस्त था, इसलिए वह उस वर्ष के वार्षिक राक्षस शिकार समारोह में शामिल नहीं हो पाया था। इसके अलावा एक आध्यात्मिक साधक और एक निर्माण गुरु होने के नाते वह मूलतः राक्षस जानवरों के साथ निकट युद्ध में शामिल नहीं होता था। सच कहूं तो वह राक्षस शिकारी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। ये सब बस औपचारिक बकवास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मॉन्स्टर हंटर हो या नहीं, ये मेरे ऊपर है। अगर मैं कहता हूं कि तुम हो, तो तुम हो। एल्डर यू ने धार्मिक विश्वास के साथ घोषणा की। चूंकि वह मॉन्स्टर हंटिंग गिल्ड में एकमात्र फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर था, इसलिए यह निर्णय लेना वास्तव में उसका काम था। एल्डर यू ने खुद मो हुआ के गले में राक्षस शिकार टोकन लटका दिया। ये राक्षस शिकार टोकन कुंजी है। इस टोकन के साथ आप एक सच्चे राक्षस शिकारी हैं। इस पर थोड़ा सा खून गिरा दो, एल्डर यू ने कहा। मो हुआ एक क्षण के लिए हिचकिचाया। मो हुआ की नाजुक त्वचा को देखकर एल्डर यू ने एक पल सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एल्डर यू ने मो हुआ का सुंदर छोटा हाथ लिया, आध्यात्मिक शक्ति को एक महीन सुई में संघनित किया, मो हुआ की तर्जनी उंगली में चुभोया और रक्त की एक बूंद राक्षस शिकार टोकन पर गिर गई। मो हुआ ने अपनी उंगली चूसी और खून बहना जल्द ही बंद हो गया। उसी समय उसकी दिव्य इंद्रिय थोड़ी सी कांप उठी, मानो वह राक्षस शिकार टोकन के साथ प्रतिध्वनित हो रही हो, जिससे आत्मीयता की भावना पैदा हो रही हो, मानो अस्थि आदेश अब मात्र एक वस्तु नहीं रह गया हो, बल्कि उसकी दिव्य इंद्रिय द्वारा पोषित एक भाग हो। क्या ये स्वामी को पहचानने की रक्त शपथ है? आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन राक्षस शिकार टोकन कोई जादुई आध्यात्मिक कलाकृति नहीं है जिसकी अपनी चेतना हो, इसलिए इसे रक्त शपथ कहना थोड़ा ज्यादा होगा। ये तो स्वामित्व की मुहर जैसा है, एल्डर यू ने समझाया। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया।
फिर जिज्ञासावश राक्षस शिकार टोकन को छूते हुए उसने पूछा, बड़े यू, ये राक्षस शिकार टोकन वास्तव में कैसे बनाया गया है? एल्डर यू ने बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढी, अपने लिए एक कप चाय डाली और समझाया, ये राक्षस शिकारियों के पूर्वजों से चली आ रही एक परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कई अस्थि वृक्ष हैं जिनमें प्राचीन महादैत्यों की वंशावली है। ये राक्षस और वृक्ष दोनों हैं। ये वृक्ष जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके तने अस्थि के हैं, इनकी शाखाएं अस्थि की हैं, यहाँ तक कि इनके पत्ते भी अस्थि के टुकड़े हैं। राक्षस शिकार टोकन अस्थि वृक्षों की हड्डीदार लकड़ी से बनाए जाते हैं। जब किसी राक्षस जानवर को मार दिया जाता है तो अस्थि आदेश उसे भांप लेता है और एक रक्त का निशान बना देता है, जिसे राक्षस शिकारी द्वारा मारे जाने के लिए दिए गए पुण्य के रूप में गिना जाता है। खून के निशान जितने ज्यादा और घने होंगे, योग्यता उतनी ही ज्यादा होगी। इससे दूसरों के सामने शेखी बघारते समय चेहरा ज्यादा प्रभावशाली भी लगता है। मोह हुआ की अभिव्यक्ति जटिल थी, तो ये शेखी बघारने के लिए है। मुख्यतः यह अनुभव दिखाने के लिए है। पुराने खिलाड़ी के टोकन और नए खिलाड़ी के टोकन में बहुत अंतर होता है। बेशक इससे शेखी बघारना भी बहुत आसान हो जाता है। एल्डर यू की भौहें उठ गईं जब उन्होंने मोहुआ से कहा, जब तुम बाहर जाकर शेखी बघारते हो कि तुमने अपने जीवनकाल में कितने राक्षस जानवरों को मारा है, तो बिना सबूत के कौन तुम पर यकीन करेगा? ये राक्षस शिकार टोकन ही वह सबूत है। तुम इसे खून के निशानों से ढककर दिखाओगे और तुम और भी ज्यादा आत्मविश्वास से शेखी बघार पाओगे। एल्डर यू के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उन्होंने शायद बहुत घमंड किया था। मोह हुआ ने आगे पूछा, क्या हम अपना खुद का मॉन्स्टर हंटिंग टोकन बना सकते हैं? एल्डर यू ने सिर हिलाया, नहीं, ये ताओवादी दरबार द्वारा बनाए जाते हैं और समान रूप से वितरित किए जाते हैं। हालांकि ये देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक राक्षस शिकार टोकन वास्तव में दरबार द्वारा दर्ज किया जाता है और नकली टोकन बर्दाश्त नहीं किए जाते। मोह हुआ ने टोकन की जांच की, लेकिन उसमें कोई विशिष्ट चिन्ह नहीं पाया, जिससे उसे यह पता नहीं चल पाया कि अदालत रिकॉर्ड कैसे रखती है। क्या ये कोई विशेष संरचना हो सकती है? फिर एल्डर यू ने मोह हुआ से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा तो खास है, ये बोन ट्री के कोर रिंग्स से बना है। मैंने इसे दशकों से जमा करके रखा है और इसे देने से हिचकिचा रहा हूं। तुरंत मोह हुआ ने अपने हाथ में राक्षस शिकार टोकन का भारी वजन महसूस किया। क्या आप इसे अंकल यू जैसे लोगों के लिए नहीं रखेंगे? एल्डर यू ने कहा, यह मेरा मूर्ख बेटा है, मैं इसे उसे देने से कतराता हूं। मोह हुआ को लगा कि वह इस सम्मान के कुछ हद तक अयोग्य है। तब एल्डर यू ने कहा, यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे एक ही अस्थि वृक्ष की शाखाएं हो या पत्तियां, प्रभाव मूलतः एक जैसा ही होता है। ये बस पसंद का सवाल है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। मोह हुआ को राहत महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। इसकी अच्छी तरह देखभाल करो, इसे मत खोना, एल्डर यू ने चेतावनी दी। महान। मोह हुआ की गर्दन पर बूढ़े मिस्टर फैंग द्वारा दी गई गर्म पिलजेट के साथ अब मॉन्स्टर बोन से बना एक मॉन्स्टर हंटिंग टोकन लटका हुआ था। अगले दिन मोह हुआ ने अपना सामान पैक कर लिया और मोशान के साथ इनर माउंटेन में प्रवेश कर गई। भीतरी पर्वत विषैले दलदलों से भरा हुआ था तथा इसकी विषाक्तता बाहरी पर्वत की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। बाहरी पर्वत में यदि कोई सावधान रहे तो गोलियों के बिना भी यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन भीतरी पर्वत में गोलियां आवश्यक थीं। मोह हुआ का भंडारण बैग विभिन्न दवाइयों की बोतलों से भरा हुआ था, जिनमें मियास्मा रिपेलिंग पिल्स, जहर रिपेलिंग पिल्स, हॉट क्लींजिंग पिल्स, हेमोस्टेटिक पिल्स और अन्य शामिल थीं। गोलियों का ये विशाल संग्रह बूढ़े श्री फैंग द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा वहां कुछ सूखा मांस, खमीरयुक्त चावल और केक भी थे जो उसकी मां ने उसके लिए तैयार किए थे। इसलिए भोर होते ही मोहुआ पूरी तरह से सुसज्जित होकर और हल्का भोजन करने के बाद मोशान के साथ बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश कर गया। वे रास्ते में आगे बढ़े, बाहरी पर्वत से गुजरे और फिर भीतरी पर्वत पर पहुंचे। मोह हुआ ने मियास्मा रिपेलिंग पिल ली और फिर इनर माउंटेन के वातावरण का अवलोकन किया। इनर माउंटेन का भूभाग अधिक जटिल था, पत्ते अधिक घने थे, रास्ते अधिक उबड़ खाबड़ थे तथा दिशाएं समझना कठिन था। धुंध घनी थी और कोहरा कभी घना तो कभी हल्का हो रहा था। जब कोहरा घना होता था तो व्यक्ति अपनी उंगलियां भी मुश्किल से देख पाता था। कुछ कदम चलने के बाद ये सब छट जाता था और कुछ और कदम चलने पर व्यक्ति पुनः घने कोहरे में पहुंच जाता था। ये काफी अजीब था। मोशान ने कहा, अगर आपको दूर घना कोहरा दिखाई दे तो उससे बचने की कोशिश करें। अगर आप उससे बच नहीं सकते तो ज्यादा सावधान रहें। अनजान रास्तों पर सफर न करें।
जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बेहतर है कि थोड़ी देर वहीं रुकें। अन्यथा रास्ता भटक जाना, पहाड़ों की गहराई में भटक जाना और अज्ञात खतरों का सामना करना आसान है। मोहुआ ने सिर हिलाया। भीतरी पर्वत बाहरी पर्वत से कहीं ज्यादा बड़ा था। यहाँ तक कि मोशांग, जिसने कई सालों तक भीतरी पर्वत में राक्षस जानवरों का शिकार किया था, भी हर कोने में नहीं गया था। इसलिए वह केवल इतना कर सकता था कि मोहुआ को मुख्य पर्वतीय मार्गों पर ले जाए ताकि वह आंतरिक पर्वत के भूभाग से परिचित हो सके। खतरा आने पर यह जानना जरूरी था कि कहाँ भागना है। अगर वे रास्ता भटक गए तो ये जानना जरूरी था कि पहाड़ से कैसे उतरे और घर कैसे वापस आए। इना माउंटेन के जटिल भूभाग और ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य के कारण दोनों थोड़ी देर टहलते और फिर थोड़ी देर आराम करते। ब्रेक के दौरान मोहुआ नक्शा निकालता और उस पर निशान बनाता। यह नक्शा एल्डर यू से प्राप्त किया गया था। शुरुआत में ये बहुत ही साधारण था, इसमें केवल पहाड़ों की आकृतियां और मुख्य रास्ते ही दर्शाए गए थे और कुछ भी चिन्हित नहीं था। इसलिए मोहुआ इना माउंटेन के मानचित्र को परिष्कृत करना चाहता था। उसने ये काम आउटर माउंटेन में किया था, जिससे उसे न सिर्फ आसपास के माहौल से परिचित होने में मदद मिली, बल्कि जड़ी बूटियां, मसाले और अयस्क इकट्ठा करना भी आसान हो गया। पहाड़ों में आपात स्थिति में नक्शा होना बहुत फायदेमंद हो सकता है। लगभग आधा महीना बिताने और कई बार मुख्य पर्वतीय मार्गों को पार करने के बाद मोहुआ इना माउंटेन के वातावरण से मोटे तौर पर परिचित हो गया। अब उसके आंतरिक पर्वत के मानचित्र में कई चीजें जुड़ गई थीं, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया था। इसके बाद मोहुआ को कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन स्थापित करने की आवश्यकता थी। एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में वह इना माउंटेन में कुछ फॉर्मेशन स्थापित किए बिना सहज महसूस नहीं करती थी। कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन के साथ वह आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी, जिससे न केवल कार्रवाई में शामिल होना सुविधाजनक हो गया, बल्कि उसे खतरों को पहले से ही भांपने और समय से पहले बच निकलने में भी मदद मिली। इससे राक्षस जानवरों का खून बहाना भी आसान हो गया। मोहुआ अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कुछ मॉन्स्टर हंटर अंकल से मदद मांगी। यू चेंगई ने क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर पर 1 दर्जन से अधिक मॉन्स्टर हंटर्स को इकट्ठा किया ताकि कंपास चाइल्ड फॉर्मेशन के साथ उत्कीर्ण पत्थर की सुइयों को रखने में मोहुआ की सहायता की जा सके। क्योंकि आंतरिक पर्वत बहुत विशाल था, एक एकल कंपास मदर फॉर्मेशन डिस्क पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए मोहुआ ने 2 सेट बनाए और उन्हें डिस्क ए और बी में विभाजित किया। डिस्क ए ने दक्षिण को कवर किया, जबकि डिस्क बी ने उत्तर को कवर किया। उन्होंने इना माउंटेन में मॉन्स्टर हंटर्स की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोशान और यू चेंगई के लिए एक सेट भी बनाया। यू चेंगई बहुत खुश थी। इनफॉर्मेशन डिस्क के सेट के साथ इना माउंटेन में उनकी गतिविधियां ज्यादा सुरक्षित हो गईं। चाहे वह राक्षस जानवरों का शिकार करना हो, खतरों की पूर्व चेतावनी देना हो, या एक दूसरे को सहायता प्रदान करना हो, ये पहले की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक था और उन्हें अब केवल राक्षस शिकारियों के अनुभव और इंद्रियों पर